जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक हैं और तैयारी ठीक ठाक चल रही है। थोड़ा समय लगा बट हम वापस आ गए हैं अपनी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने। और फिजिक्स केमिस्ट्री हम कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा प्लीज़ जा करके देखिए, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये CGL Tier 2 के लिए तो है ही स्पेशली, बट जो भी बच्चे अगले साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फाउंडेशन कोर्स भी है कंप्लीट डिटेल में। ठीक है ना, ये पेड कोर्स से भी बेटर है, आप कहीं से भी लेकर कंपेयर कर सकते हो, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप चाहे SSC के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, सबके लिए मोर देन इनफ है ये। ठीक है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ते रहो। Tier 2 वाले तो बिल्कुल भी मिस ना करेंगे, और अगले साल जो CGL देने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आज हमारी होने वाली है बायोलॉजी की पहली क्लास, और पहली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल। ये 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे। देखो टाइम लग रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2 चैप्टर आपके एक बार में निपटा दूं, ताकि 2 दिन का समय भी आपका कवर हो जाए। ठीक है ना, एफर्ट लग रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी, आप यकीन रखिए। ठीक है, और जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है ना, इससे बेहतर कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन और इतना अच्छा कंटेंट ना आपको पेडने में मिलने वाला है, ना किसी भी बैच में मिलने वाला है। आप जाकर के टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, इसलिए क्योंकि आप मेरे लिए स्पेशल हो। मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करा। चलिए पढ़ते रहिए, और सिर्फ इतना पढ़ लोगे ना, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इतना कर लिया आपने, मोर देन इनफ है, कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसी को रिवीजन करते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखो हम बायोलॉजी में ना 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले ये मेजरली बोटनी के सेक्शंस हैं। बोटनी मतलब, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बोटनी मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाई करी जाती है, उसको हम बोटनी कहते हैं। ठीक है, बोटनी वाले ये 12-13 चैप्टर। उसके बाद हम जूलॉजी करेंगे। जूलॉजी बहुत छोटा है तो उसको हम बहुत आसानी से खत्म कर लेंगे। ठीक है, जिनमें से 2 तो आज के क्लास में ये निपट जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, और पहला चैप्टर स्टार्ट कर उससे पहले थोड़ा सा जो है बायोलॉजी के फंडामेंटल्स जान लो। कई लोगों को यही नहीं पता है बायोलॉजी के फंडामेंटल्स, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी बेसिकली क्या है, देखो 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है ना, तो जब आप किसी चीज के लाइफ के बारे में पढ़ते हो, या कोई भी ऐसी चीज जो जिंदा है, आपको पता है ना 2 तरह के जीव होते हैं, एक निर्जीव और एक सजीव। तो सजीव का मतलब क्या है, जिसके अंदर लाइफ हो, जीवन हो। तो कोई भी जीव जो जिंदा है, जो जीवित है, उसके बारे में जो आप अध्ययन करते हो, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद से सब कुछ आपको 2 लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और मैं बोलूंगा भी सारी चीजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो निश्चिंत रहिए, आप बस सुनते रहिए। ये हो गया आपका बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि लिविंग बींग के ना, कोई भी चीज जिंदा है, जैसे पेड़ भी लिविंग बींग होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, पेड़ क्या है, लिविंग बींग है, सजीव वस्तु है। तो लिविंग बींग कोई चीज कैसे है, सजीव कैसे है, उसके लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए, कुछ पैरामीटर रखे गए हैं। जैसे पहला ये कि जितने लिविंग बींग हैं, जितने भी सजीव वस्तु हैं, वो सबके सब सेल के बने हुए हैं, कोशिका के बने हुए हैं। सब में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब आपके शरीर में खाना पच रहा है, खाना बन रहा है, आपके अंदर एक्सपीरेशन हो रहा है। ठीक है, आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड घूम रहा है। ठीक है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो। तो ये जितना भी सिस्टम है ना जिसमें रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, उन सबको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। इसके अलावा बॉडी में ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन तो तुम्हें पता ही है, बाकी हम डिटेल में देखेंगे अभी वैसे रिप्रोडक्शन। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। ये सारे सारे किसके लिविंग बीइंग के गुण हैं। उसके अलावा है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है, जैसे तुम्हें कहीं पर इचिंग होती है, जैसे मान लो तुम्हारे हाथ पे खुजली हो रही है, तो तुम क्या करते हो, माथा थोड़ी खुजाते हो, हाथ ही खुजाते हो। ठीक है ना, कैसे, क्योंकि वहां तुम रिस्पॉन्स किए, एग्जैक्ट रिस्पॉन्स किए। वैसे ही एक एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का। टच मी नॉट क्या होता है, छुई मुई। हिंदी में इसको क्या कह देते हैं हम, छुई मुई। आप सब ने देखा होगा, आप सबके गांव में, कस्बों में ये पेड़ पौधा होगा। तो छुई मुई एक पौधा होता है जिसको आप छुओगे ना तो वो सिकुड़ जाता है। तो वो भी क्या कर रहा है,
रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्टिमुलस से, मतलब आपने छुआ उसने रिस्पॉन्स कर दिया, मतलब शर्मा गया बेचारा, तो इसलिए हम उसको छुई मुई कहते हैं। और वो जो मूवमेंट दिखाता है उसको हम सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ऐसा ही ये गुण है एडेप्टेशन का गुण। हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो एडेप्टेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डार्विन की थ्योरी और वगैरह पढ़ेंगे। तो एडेप्टेशन में क्या होता है कि आप जैसे उदाहरण के तौर पे आपकी बॉडी है, गर्मी के दिन में क्या हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। क्यों हो रहा है? ताकि बाहर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बॉडी का कम है, तो क्या करता है कि बॉडी अपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो उसको ठंडा रखने के लिए अपने बॉडी से पानी रिलीज कर रहा है। जितने जितने आपके शरीर में छेद है वहां से पानी निकल रहा है ताकि बॉडी क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। तो वो एक तरीके का अडेप्टेशन है। जैसे सर्दी के दिन में आप कांपते हो, क्यों? ताकि टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। एक होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अंदर में जितने भी चीजें हैं, चाहे वो टेम्परेचर है बॉडी का, चाहे वो पीएच हो, उन सबको मेंटेन करने के गुण को होम्योस्टेसिस कहते हैं। और लाइफ स्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जीवित वस्तु, सजीव वस्तु अमर नहीं है, उसका एक फिक्स लाइफ है। ठीक है, तो ये सारे लिविंग बींग के गुण होते हैं। अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, लिविंग बींग है या फिर सजीव वस्तु हैं, उन सबके अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब कोई चीज कोशिका की बनी है, कोई सिर्फ एक उत्तक का बना है या टिश्यू का बना है, कोई क्या है उसमें पूरा का पूरा ऑर्गन है, कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बैक्टीरिया वगैरह देख रहे हो, तो बैक्टीरिया में क्या है कि सिर्फ सेल है। ठीक है, टिश्यू में क्या है, कुछ थोड़ा सा बैक्टीरिया से एडवांस ले लो तो वो सारे टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू से थोड़ा एडवांस जाओगे तो ऑर्गन का बना होता है। ऑर्गन से एडवांस जाओगे, जैसे हम लोग हो गए, तो हमारे पूरा का पूरा क्या है, अंग तंत्र है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए अलग है, डाइजेशन के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। तो ऑर्गेनिज्म जितने होते हैं वो सारे के सारे लिविंग बींग होते हैं। वैसे ही होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, देखो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म एक जीव हो गया, पॉपुलेशन क्या हो गया, इस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हो गए, लेकिन एक ही स्पेसी के हो। जैसे हम जितने ह्यूमन है ना, तो हम सारे एक स्पेसी के हैं। बंदर एक स्पेसी के हैं, घड़ियाल वो अलग स्पीसी का है, एक कबूतर अलग स्पीसीज का है, जाति का है। तो एक जाति, वो जो हम जाति मानते हैं वो जाति नहीं, एक जाति मतलब मनुष्य पूरा पूरा एक जाति है, उसी को हम स्पीसीज कहते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा आपको। तो पूरा का पूरा एक स्पीसीज अगर एक साथ रहता है तो उसको हम पॉपुलेशन कह देते हैं। ठीक है, और अगर अलग अलग स्पीसीज एक साथ रहते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, जैसे हम है और हवा है, इसका आपस में रिश्ता है कि हम भाई सांस लेते हैं, कई सारे गैस लेते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे जो हमारा इंटरेक्शन है, रिलेशन, उसका हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोस्फीयर हम पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम है हमारे पृथ्वी पर, चाहे वो पानी का सिस्टम हो, जमीन का सिस्टम हो, हवा का सिस्टम हो, इन तीनों को मिलाकर हम बायोस्फीयर कहते हैं। चलो अब बायोलॉजी की ना कुछ सारी ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, या तो ना पानी पी लो। सॉरी। सो बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहला ब्रांच होता है वो है बोटनी। बोटनी में क्या है कि हम प्लांट की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों की पढ़ाई करते हैं। जूलॉजी में क्या हो जाता है, हम एनिमल्स यानी जहां भी जू शब्द आया, जू से याद रखना वो जानवरों से रिलेटेड होगा। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि हम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, कीड़े मकोड़े मतलब जो आंखों से नहीं दिख सकते वैसे टाइप के, तो अब उनके बारे में स्टडी करते हैं। नाम ही है माइक्रो और बायोलॉजी। एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में जो है आपके शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, उनके ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, तो एनाटॉमी। फिजियोलॉजी में क्या है कि आप बॉडी के फंक्शन या किसी ऑर्गन का सिस्टम है, ठीक है, वो निकाल करके उसके बारे में पढ़ रहे हो। जेनेटिक्स, इन सबको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बस अभी बेसिक है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में क्या हो जाता है, हेरिडिटी और वेरिएशन, मतलब अनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हो कि कोई चीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर हो रही है, उसको हम हेरिडिटी कह देते हैं, और उसी के पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। इकोलॉजी मैंने आपको अभी बताया था, जो इकोसिस्टम होता है ना, कि हम में और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशन है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको इकोलॉजी कह देते हैं। और इवोल्यूशन क्या होता है कि स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कि साल दर साल
जो हमारी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या बदलाव हुए, उन सबको इवोल्यूशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है ना, इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। इनके अध्ययन को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, सेल का अध्ययन कहते हैं करते हैं, और इसी सेल बायोलॉजी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, साइटोलॉजी। ये डायरेक्ट यही पूछ ले जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही पता है, ये दो शब्द हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग के बारे में पढ़ेंगे, और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी। तो जब लिविंग बींग यानी सजीव वस्तुओं के संदर्भ में जब आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर देते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर डीएनए टेस्ट करके कुछ नया बना रहे हो, ठीक है, या मतलब समझ लो ना कि लिविंग बींग का इस्तेमाल करके कुछ नया चीज बना लिया, जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और लिविंग बींग का इस्तेमाल किया, दोनों को इस्तेमाल करके हमने कुछ नया प्रोजेक्ट बना लिया, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, पढ़े। देखो, साइटोलॉजी की बात करें तो तुम्हें पता है, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था, कि दुनिया में जितने पदार्थ वो सबसे छोटे कण से बने हुए, जिसका नाम है एटम या परमाणु। ये किसने बताया था, डाल्टन ने। वैसे ही बायोलॉजी में क्या होता है कि साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल्स का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। भाई साहब, कोशिकाएं क्या होती हैं, तो कोशिकाएं वो होती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जिस प्रकार पदार्थ सबसे छोटे कण एटम से मिलकर बने हैं, तो दुनिया में जितने जीव जंतु हैं वो सारे के सारे सबसे छोटे कण सेल यानी कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, इतनी बात समझ आएगी। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेल, उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन, किस चीज से बना है, क्या फंक्शन करता है, इन सब के स्टडी को हम साइटोलॉजी कह देते हैं। अब यहां आ जाओ, इस साइटोलॉजी में कई सारे खोज हुए। जैसे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल का खोज किया, सेल की डिस्कवरी करी। ठीक है, कॉर्क में, कॉर्क मतलब पेड़ के छाले में, पेड़ का जो छाला होता है ना, ऊपर पपड़ी सी जो लगी होती है, उसको हम कॉर्क कहते हैं। तो उससे निकाल करके कोशिका निकाला सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665, हुक लगा करके उसको खींच लिया। उसके बाद एंटन वान लुएन हॉक ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल के बारे में पता किया। ये तो डेड होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब प्लांट के बारे में, तो पता लगेगा कि ये कॉर्क जो उन्होंने सेल निकाला था, ढूंढा था, वो तो भाई साहब डेड है, मरा हुआ है। तो लिविंग सेल सबसे पहले लुएन हॉक ने खोजा था। कहाँ खोजा था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में। इसके अलावा और ये मिला था इनको कहाँ, एक पॉन्ड में, ठीक है, पोखरे में। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हुए 1831 में। इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, जैसे वहां पर क्या हुआ था, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस की खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने किया था, यहाँ भी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि भाई साहब, सेल जो कोशिका है उसके बीच में एक न्यूक्लियस नाम की चिड़िया है, और उसी न्यूक्लियस की खोज करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। जैसे खोजा, भूरा कर दिया न्यूक्लियस को। श्लाइडर एंड स्वान नाम के दो व्यक्ति हुए, जिन्होंने सेल पर बनी हुई एक थ्योरी दी। अभी हम देखेंगे क्या वो थ्योरी थी। 1838-39 में पूछा जाता है सेल थ्योरी किसने दी। और रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने कहा था कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर सेल जो बना है वो पिछले सेल से बना है, यानी पिछले कोशिका से नया वाला बन रहा है। ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने। इसके अलावा एक जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी अगस्त विजमान ने 1883 में। इस जर्म प्लाज्म थ्योरी में ये कहा गया कि भाई साहब, जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर है, हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकी गुण, अनुवांशिकी जो विशेषताएं हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जैसे तुम अपने पापा के जैसे दिख रहे हो, या तुम अपने मम्मी के जैसे दिख रहे हो, होता है ना, या तुम अपने पापा के जैसे तुम्हारी आवाज है, या उनसे उनकी जैसी बात करते हो, होता है ना कि हाँ भाई, उनका ही गुण तुम में ट्रांसफर हो गया, तुम्हारी आंखें उनके जैसी हैं। तो बोला ये कि भाई साहब, ये जब गुण ट्रांसफर होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल से ट्रांसफर होता है, और सोमैटिक सेल से नहीं होता है। अब सर, ये जर्म सेल क्या होता है और सोमैटिक सेल क्या होता है? देखो, जर्म सेल एक तरीके का सेल होगा, तो कैसा सेल, कैसी कोशिका होगी, वैसी कोशिका जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। और सोमैटिक सेल वो कोशिका, मतलब ये समझ रहे हो, बिल्कुल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी कोशिका है, और ये नॉट ब्रह्मचारी कोशिका है। तो ब्रह्मचारी कोशिका कौन है? सोमैटिक सेल, जो कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं जरा सेल थ्योरी पर, कि सेल थ्योरी में कहा क्या गया था।
स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी 1838-39 के आसपास। बाद में इसी को रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में जो देखा ना, वहां पर संशोधित किया। जब ये थ्योरी दी गई तो इसमें से 3 मुख्य बातें निकल करके आई थी। पहली बात, बस सुनते रहो बहुत ध्यान से। पहली बात क्या कही गई कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं धरती पर, वो सारे के सारे कोशिका से ही बने हुए हैं। या तो एक एक कोशिका का बना, या तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने। पहली बात। दूसरी बात ये कही गई कि कोशिका जो है, जो जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, मतलब हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है सेल, कोशिका। मैंने पहले ही पेज पर आपको बता दिया। तीसरा ये बात कहा गया, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तीसरा ये बात कहा गया कि जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे पिछले सेल से बने हैं, ठीक है। मतलब एक सेल पिछले से बना है, ये जो नया बन रहा है ये भी किसी पुराने से ही बना हुआ होगा। और ये सबसे लास्ट में विर्चो ने कहा था, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेल थ्योरी से 3 बातें निकल करके मोटी मोटी आई थी, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में, पढ़ते हैं जरा सा और इसका अध्ययन करते हैं। देखो, प्लांट का सेल और एनिमल का सेल, दोनों का सेल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम थोड़ा समझेंगे क्या डिफरेंस होता है, यहां देखो, फिर आते हैं इस पर, ठीक है। यहां देखो, एक पार्ट होता है जिसका नाम है प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और मुझे पता है कि सारे लोग 10वीं 12वीं पास करके आए हैं, तो इतना तो समझ रहे होंगे। फिर भी नहीं समझ रहे होंगे तो हम वापस देखेंगे। प्लास्टिड नाम का जो पार्ट है, प्लास्टिक नाम का जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ऐसे ही होता है सेल वॉल, यहां देखो, ये देख रहे हो सेल वॉल, क्या इसमें कहीं पर भी आपको सेल वॉल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सेल वॉल वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तीसरी चीज कि प्लांट के पास एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल मतलब खाली सा जगह होता है, स्पेस सा होता है, और बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल में या तो बिल्कुल छोटा होता है, या तो बिल्कुल हल्का सा दिखता है हमारे को। देखो जैसे यहाँ देखो, कहाँ गया वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल, दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको गैप, ये पूरा का पूरा वैक्यूल है। ये क्या है, वैक्यूल है। जबकि इसमें देखो, इसमें बिल्कुल छोटा सा एक वैक्यूल होगा, ठीक है। एक छोटा सा वैक्यूल होता है इसमें, ये रहा छोटा सा वैक्यूल, देख रहे हो आप। और देखो बातें क्या है कि इस प्लांट के पास एक और गुण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। एक तरीके का वो होता है जिसमें एक सेल से दूसरे सेल में एक पाइप लगी होती है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो। फिर दूसरे सेल से तीसरे में एक पाइप लगी होती है, जो एक से दूसरे में मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। किसके थ्रू करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैसे ही एक सेंट्रियोल नाम का पार्ट होता है और सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम का नाम का पार्ट होता है जिसके अंदर होता है सेंट्रियोल। वो सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, जबकि प्लांट में नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, चलिए वापिस आते हैं। सो हमने देख लिया कि भाई साहब देखो, सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में तो होता नहीं है। भाई जो भगवान ने इसको दिया है, इसको नहीं दिया, तो कुछ ऐसा इसको देंगे जो इसमें नहीं रहेगा। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अब आ जाओ, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्लांट में जनरली नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल के अंदर होता है एक सेल मेम्ब्रेन, एक एक करके हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। वैसे ही प्लांट जो है अपना खाना जमा करके रखता है। खाना क्या होता है, ग्लूकोज। खाना क्या होता है, ग्लूकोज। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब ज्यादा हो जाता है ना तो जमा कर लेते हैं। किस रूप में, स्टार्च के रूप में प्लांट करता है, और एनिमल जो करता है वो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। ये पूछा गया है तो भूलना नहीं है, स्टार मार्क कर लो इसको। एनिमल ग्लाइकोजन के रूप में करता है, प्लांट स्टार्च के रूप में करता है, सिंपल। और इनका जो इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है और रिजिड शेप होता है, ठीक है। तभी तो प्लांट जो होता है हार्ड होता है, तो मुलायम होते हैं। इसका जो शेप होता है वो रिजिड नहीं होता है। देखो बाकी सारी चीजें लगभग कॉमन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, ठीक है। वैक्यूल इसमें भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है। इसका बाहरी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है या सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, वो दोनों सेम ही बात है। और इसके न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, सिंपल। एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। आ जाओ। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है कि 2 तरह के सेल होते हैं, 2 तरह के जीव होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं,
ध्यान से देखना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तुमने पढ़ा ही होगा। देखो प्रो जब भी शब्द लगा होगा ना तो ऐसा मत समझ लेना ये बहुत माहिर है, ठीक है। अगर बायोलॉजी तुम पढ़ रहे हो उसमें प्रो लगा है तो प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो हो गया, प्रोटो हो गया, जनरली मतलब पुराना होता है। और यू शब्द जब भी लगा होगा, यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू या डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड, विकसित, ठीक है। सो प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल का बना हुआ, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे कोशिकाओं का बना हुआ। इतना तो तुम समझते ही हो। तो प्रोकैरियोट किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट पाए जाते हैं यूनिसेलुलर में, मतलब कम डेवलप होते हैं। यूकैरियोट किस में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल माने जो ज्यादा डेवलप जो सेल है वो यूनिसेलुलर में पाया जाता है, मल्टी सेलुलर में पाया जाता है। अच्छा, प्रोकैरियोट का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और यूकैरियोट का जो साइज होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू दिस, ठीक है, क्योंकि डेवलप है तो साइज भी बड़ा होगा। ये प्रोकैरियोटिक है ना, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। बहुत कम टाइम होगा जब प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब प्लांट होगा तभी प्रेजेंट होता है जनरली। प्रोकैरियोट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके जगह पे एक न्यूक्लियाइड नाम का चीज होता है। देखो जिस शब्द में ओ आई डी जुड़ा हुआ है, तो ओ आई डी का मतलब होता है के जैसा। जैसे ज्यूआइड शेप तुम पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, ज्यूआइड का मतलब है पृथ्वी के जैसा, तो ओ आई डी का मतलब लग गया तो के जैसा। अब यहाँ क्या लगा? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस के जैसा, तो न्यूक्लियस के जैसा रहता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है प्रोकैरियोट में, ठीक है, जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस रहता है। और प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है, हालांकि साइज में छोटा होता है। इसमें जो होता है राइबोसोम होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है। प्रोकैरियोट में क्या हो जाता है? जो सेल होता है वो जनरली सर्कुलर होता है, इसमें जो होता है वो लीनियर होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब ये कम डेवलप है ना, तो इसमें सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे। सेल ऑर्गेनल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जितने भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना सेल के अंदर, वो सब कहलाते हैं क्या? आपके सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें ये तो कम डेवलप है तो इसमें नहीं होते हैं जनरली, ठीक है, इसमें होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। अभी हम देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या है कि एक लिक्विड भरा हुआ है, पूरा पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एक लिक्विड है। और एक होता है न्यूक्लियस, तो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के बाहर में लिक्विड ये कहलाता है पूरा पूरा साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलो अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड एक तरह का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम की बात करें तो हमने देख लिया कि इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है, बस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस है ही नहीं प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां से होगा? तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में जो तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो ये है। जैसे हमारा ह्यूमन का सेल है ना, वो देखो साइज कितना बड़ा है, 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक है, साइज बड़ा है। इससे छोटा होता है बैक्टीरिया का सेल, 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक का। उससे छोटा जो होता है वो होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको हम माइकोप्लाज्म भी कह देते हैं, ठीक है। ये दुनिया में जितने लिविंग सेल हैं, जितने भी लिविंग जिंदा जीव वस्तु हैं, उन सब में सबसे छोटा है। इससे छोटा सिर्फ वायरस होता है। और तुम्हें पता है कि वायरस लिविंग बीइंग नहीं होता, वो लिविंग भी नहीं है, वो सीधा नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच का रिलेशन है। जब वो बाहर रहता है तो मरा हुआ रहता है, जैसे किसी के शरीर में घुसा वो जिंदा हो जाता है, देख रहे हो। सो ये हो गया पूरा का पूरा। अब मैंने ये श्रेणी लगा दी है कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है? यूकैरियोटिक सेल, फिर होता है बैक्टीरियल सेल, फिर होता है पीपीएलओ, फिर होता है वायरस, ठीक है। चलो पीपीएलओ के बारे में हम पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकता है। अब देखो सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब है ये जो हमने कोशिका देखा उसके अंदर कई सारे कण, जैसे माइटोबैक्टीरिया, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे न्यूक्लियस, जैसे इसके अंदर का लेयर, ठीक है, जैसे राइबोसोम, शायद बहुत सारी चीजें पाई जाती है एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। जैसे हमने देखा था ना एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, म्यूऑन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारी बातें हमने देखी थी। खैर हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, हम इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट पढ़ते हैं वो है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल।
सेल वॉल तुमने देखा क्या है, नाम से पता चल रहा है, वॉल कहाँ होगा, दीवार मतलब बाहर होगा, तो बाहर जो घेरा होता है वो कहलाता है सेल वॉल। ये कैसा होता है, रिजिड मतलब बिल्कुल हार्ड होता है, बाहरी होता है, नॉन लिविंग होता है, मतलब मरा हुआ होता है सेल वॉल। ठीक है। और ये जनरली क्या हो जाता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट में या फंजाई में, बैक्टीरिया में पाया जाता है, हमारे एनिमल्स में नहीं पाया जाता, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे एनिमल में प्लाज सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, ये पढ़ चुके हो तुम। लेकिन प्लांट सेल में क्या हो जाता है ना, सेल वॉल के अंदर में एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है, इसके जस्ट नीचे में सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर अंदर, ये भी ध्यान रखना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, कई सारे लेयर होते हैं इसमें, इसके वॉल में हमें दिखता तो एक दीवार है, लेकिन इस दीवार के अंदर कई सारे लेयर होते हैं, जिसको हम मल्टी लेयर कहते हैं। सबसे मिडिल वाले लेमिला, एक होता है मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। मिडिल लेमिला जो होता है ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो एडजेसेंट सेल, मतलब जैसे मान लो ऐसे 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 मिल करके पूरा 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 ये बना होगा, ऐसे गोल 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 मिल करके पूरा बना होगा। तो ये जो एक दूसरे को जोड़ रहा है ना, ये एक दूसरे को जो जोड़ रहा है, एक दूसरे को जोड़ रहा है, वही कहलाता है मिडिल लैमिला। ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, प्राइमरी मतलब पुराना वाला, वो क्या होता है, मतलब एकदम पतला सा लेयर होता है, वो बिल्कुल पतला लेयर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आसानी से उसमें कोई चीज घुस सकता है। ठीक है, मतलब वो मूव करते रहता है, थोड़ा सा रबर जैसा होता है। यंग सेल होता है, यंग मतलब नया नया होता है, पुराना नहीं होता, नया नया होता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है कि भाई ये सब मेच्योर सेल है, मेच्योर है मतलब बड़ा हो गया है, थिक होता है, रिजिड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गई बात। चलो, इतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, भाई तुम अपने घर जाओ, अगर अच्छा नहीं लगे तो। ठीक है। वही पैसा दे के पढ़ोगे और इससे भी कमजोर तुम कंटेंट लोगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा सब कुछ। ठीक है। चलो, अब देखो जरा, कई सारे जीव ऐसे हैं जिसका सेल वॉल, तुमने देखा ना कि प्लांट में भी सेल वॉल पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो क्या सर सबके सेल वॉल सेम होते हैं? नहीं। जैसे जो प्लांट वाले सेल वॉल है ना, उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जबकि जबकि जो फंजाई वाले हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया का सेल वॉल वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का या म्यूरिन का बना होता है। ये तीन बातें समझ गए। इसके अलावा और भी मटेरियल होते हैं, जैसे हेमीसेलुलोज या पेक्टिन नाम का एक केमिकल होता है, जो क्या कर देता है, इसको फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला बनाता है, और साथ ही साथ उसको स्ट्रेंथ देता है, दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा होता है लिग्निन नाम का एक सबस्टांस, या लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है। जैसे घर बनाते हो, दीवार बनते हो, उसमें क्या डालते हो, ईंट, बालू, सीमेंट, पानी, ये सब तो डालते ही हो ना, वैसे ही दीवार बना रहे तो ये सारी चीजें मिला करके बनाई जाती हैं। ठीक है। चलो, हाँ, लिग्निन जो होता है ये क्या करता है कि दीवार को हार्ड बनाता है, काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। अब आ जाते हैं सेल वॉल के फंक्शन पे। अच्छा, बाहरी दीवार है तो क्या करता होगा, एक फिक्स शेप देता है और रिजिडिटी देता है, मतलब हार्ड बना के रखता है, दृढ़ता बना के रखता है। बाहरी है तो प्रोटेक्ट भी करता होगा, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है बस्ट से, बस्ट मतलब इसको भड़कने से, फूटने से, खराब होने से, हमला होने से, बीमार होने से, सारी चीजों से बचा के रखता है। हम देखेंगे कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसी के थ्रू कोई चीज चाहिए, मेन गेट यही है, इधर से होकर के जाना पड़ेगा, या उस सेल में कोई चीज ज्यादा हो गया तो बाहर निकालना है, वो भी ये काम करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। टर्जिडिटी बना के रखता है, टर्जिडिटी मतलब अंदर का जो प्रेशर है, जैसे एक सेल है, अब इसकी साइज बननी है कि भाई चलो इसका साइज जो है मान लो 10 माइक्रोमीटर का ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मान लो इसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो ये फूल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट तक फूलेगा, उसके बाद फूट जाएगा। तो ये क्या करता है, सेल वॉल पानी निकाल देता है बाहर की तरफ, ताकि इसका जो प्रेशर है अंदर का वो मेंटेन रहे, बराबर रहे हमेशा। उसी को हम टर्गर फ्रोस प्रेशर कहते हैं, या टर्जिडिटी कह देते हैं। जो हमने बताया था ना आपको कि एक स्पेशल गुण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या हो जाता है भाई साहब, कि दो जो सेल लगे हैं, जो दो सेल लगे हैं, इनके बीच में एक पाइप होता है। ठीक है, पाइप होता है, जो आसपास के सेल उनके बीच में एक पाइप होता है, जो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में कोई चीज कहनी है, कोई चीज बतानी है, जैसे तुम्हारे घर में कोई बात है, पड़ोस में पता चल जाता है। ठीक है, वहां से दूसरे पड़ोस में पता चलेगा, वहां से तीसरे पड़ोस में पता चलेगा, ऐसे होता है ना, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में, तीसरे कान से चौथे कान में। ठीक है, ऐसे ही जाता है। अब ये कोई पाइप तो लगा नहीं है लोगों के यहाँ, हमारे घरों में क्या है,
तुम्हें पता है, हमें पता है, लेकिन प्लांट में जो होता है वहां पर क्या है, ये एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू ये सारी चीजें जाती हैं। चलो, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब आ जाते हैं आगे। सेल हमने देख लिया, सेल वॉल, अब हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मतलब पतला होता होगा, झिल्ली है, पतला होगा, लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। मेम्ब्रेन है तो थोड़ा सा लचीला ज्यादा होता है। सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल कहने का मतलब है कि भाई साहब देखो, चूंकि मैं पतला हूं इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं सबको अंदर नहीं जाने दे सकता, सिर्फ कुछ चीजों को जाने दूंगा, सिलेक्टिव चीजों को जाने दूंगा, इसलिए इसको हम सेमी परमेबल कह देते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड पाई जाती है, फ्लूइड पाई जाती है, इसको हम, इस वाले को साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, दोनों को इकट्ठे हम प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। चलो, अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज का बना होता है। सर, ये बना होता है लिपिड का, ये बना होता है प्रोटीन का। लिपिड क्या होता है सर, एक तरीके का फैट। फैट क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट। अब इतना तो पता होगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है वैसा चीज जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये सब कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो जरा, स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, तो इसको समझाने के लिए ना ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। यही अभी सीजीएल टीआर 2 2024 में पूछा गया था, ठीक है, यही पूछा गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंजर और निकलसन ने दिया था। सिंगर और निकलसन ने 1972 में दिया था ये मॉडल, समझाने के लिए कि भाई साहब देखो मेम्ब्रेन आखिर में होता कैसा है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर इसी के थ्रू पता चला क्या कि भाई साहब वो फॉस्फोलिपिड होता है। हमने पहले लिपिड पढ़ा था, लेकिन फॉस्फो लगा दिया। फॉस्फो मतलब उस लिपिड में फॉस्फो भी होगा, मतलब सीएचओ तो होगा ही होगा, उसमें फॉस्फो भी होगा तो फॉस्फोलिपिड कहला देता है। और ये क्या हो जाता है कि अंदर में प्रोटीन, जैसे अभी हम देखेंगे, ये रहा स्ट्रक्चर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है स्ट्रक्चर, देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये सारे, ये रहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब देखो ऐसा होता है। ये एक लिपिड है और ये एक नीचे से दूसरा लिपिड है, यानी एक का पैर नीचे है और दूसरे का पैर ऊपर है। ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक ऊपर है सर और एक का सर नीचे है, दोनों के पैर नीचे लग रहे हैं आपस में, तो ये दो लेयर हैं, इसलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कह देते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। इसी को दिया था सिंगर निकोलसन ने। इसमें कई सारी चीजें लगी होती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, इसलिए इंटीग्रल नाम है क्योंकि ये बाहर से भी जुड़ा हुआ है, अंदर से भी जुड़ा हुआ है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है ज्वाइंट, आगे से पीछे तक ये ज्वाइंट है, ठीक है, प्रोटीन है और पूरा ऊपर से नीचे तक ये ज्वाइंट है, तो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाता है ये, ठीक है। तो अब किसी चीज को अंदर जाना है तो इस रास्ते से भी अंदर जा सकता है। ये किसी को ले आके पकड़ करके अंदर छोड़ आता है कि भाई देखो मेरा अंदर तक पकड़ है, तो मैं पहुंचा सकता हूँ अंदर, ठीक है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन काम करता है। इसके अलावा देखो ग्लोबुलर प्रोटीन है, मतलब ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेस पर उनको दे दिया गया हाइड्रोफिलिक। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हेड है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है, फील शब्द जहां भी आएगा, फील, फील का मतलब होता है लव, लव यानी एफिनिटी, यानी ये, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो पानी को देख करके जिसके अंदर प्रेम जाग जाए, आकर्षण जाग जाए, तो उसको हम हाइड्रोफिलिक कह देते हैं। और हाइड्रोफोबिक का मतलब, फोबिक, फोबिया शब्द, फोबिया मतलब डर, यानी पानी के देख कर डरता है, जैसे तुम डरते हो ना अभी सर्दी के दिनों में पानी के देख करके, तो ये हो गया हाइड्रोफोबिक। जो पूंछ वाला पार्ट होता है ना, इसलिए अंदर की तरफ रहता है क्योंकि पानी से डरता है कि नहीं मैं अंदर रहूंगा, बाहर से पानी आ सकता है, इधर से भी पानी आ सकता है, तो मैं अंदर रहूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। ग्लोबुलर प्रोटीन का कोई खास काम नहीं है, और जो है जो तुम्हें पढ़ना नहीं है, काफी डिटेल चीजें हैं। इसके अलावा जितने भी अलग अलग रूप है ना, उसके अलग अलग नाम, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का भी लेयर है, ये कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जैसा हमने देखा था। तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने बताया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड और मोज़ेक दो शब्द इसीलिए दिए गए ताकि फ्लूइड का मतलब होता है क्या, फ्लूइड मतलब तरल, तरल या द्रव, उसमें से क्या कर सकते हो कि कोई भी चीज या तो अंदर जा सके या बाहर आ सके, इसीलिए इसको फ्लूइड कहा गया। और मोज़ेक का मतलब होता है एक तरीके का शेप, ठीक है, एक तरीके का शेप,
ठीक है, ऐसे जो तुम्हारे घर में मार्बल या टाइल्स लगे होते हैं उसको मोज़ेक शेप कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारे मोज़ेक जैसे दिख रहे हैं, टाइल्स जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं टाइल्स जैसे, इसीलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और फॉस्फोबाइलिपिड लेयर के अलावा और भी चीजें पाई जाती हैं, और भी चीजें देखो मैंने आपको बता दिया, 2 लेयर होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, ये क्या करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि अंदर की तरलता और इसको लचीलापन प्रोवाइड करता है। कौन करता है, ये करता है फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब होता है जो बाहर बाहर में, इंट्रिंसिक मतलब बाहर से लेकर अंदर तक धंसा हुआ है पूरा, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड आपने देखा नहीं, सब कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग रूप है, अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, ये किस में काम करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल किधर साइड पाया जाता है, लिपिड के टेल साइड में पाया जाता है, पूंछ वाले हिस्से में पाया जाता है। ये क्या काम कर देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, और फ्लूइडिटी जो है, जो तरलता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गए आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के सारे पार्ट्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं। क्या है सर, कि मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड और डायनामिक होता है। ठीक है, मतलब उसके थ्रू कोई भी चीज कोई भी चीज जो सिलेक्टिवली चीज है उनको आर पार भेजा जा सकता है। और ये फ्लेक्सिबल है, तो ये डायनामिक है, मतलब अपना शेप बदल सकता है, थोड़ा कम कर ले, ज्यादा कर ले, ऐसा कर सकता है, वो रिजिड नहीं होता है। लिपिड मॉलिक्यूल जो है लगे हुए हैं वो अंदर बाहर मूव करते रहते हैं। प्रोटीन की बात करें हम, तो वो फ्रीली मूव करता है। ठीक है, फ्रीली ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहता है। और ये सारी चीजें देख लेना आप, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेल्फ रिपेयर कैपेसिटी होती है। सेल्फ रिपेयर कैपेसिटी का मतलब है कि जब खुद अगर बीमार पड़ जाए, खुद अगर कोई दिक्कत आ जाए सेल में, तो वो खुद चाहे तो अपने आप को दोबारा से स्थापित कर सकता है, दोबारा से ठीक कर सकता है। इसको सेल्फ रिपेयर, जैसे तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें 4 दोस्त चाहिए। ठीक है, फंक्शन हम मैंने बता दिया आपको कि कोई भी चीज अंदर बाहर ले जाने के लिए, सेल के अंदर बाहर है तो यही काम करेगा। ठीक है, 3 तरह का डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये 3 तरह के मोशन होते हैं जिसके थ्रू कोई चीज अंदर जाता है, बाहर आता है। ठीक है, 3 तरह का मोशन था, हम अभी आगे पढ़ेंगे। और ये कम्युनिकेशन में, रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। होम्योस्टेसिस मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, कि आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में काफी मदद करता है। ये कौन करता है, ये सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। और एंजाइम के एक्शन के लिए प्रोवाइड करता है सरफेस। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो। अभी हम आएंगे डिफ्यूजन पे, जरा हम जो चीजें छूट गई हैं उनको वापस से कवर कर लेते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब आ जाओ जरा सेल मेम्ब्रेन के और चीजें जान लो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की और चीजें जान लो। लिविंग मेम्ब्रेन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, सेमी परमेबल होता है, सेल्फ रिपेयरिंग, ये सारी बातें बता दी मैंने। और इसी के थ्रू कोई चीज एंट्री या एग्जिट लेती है, ये सेल को बचाता है, बाहर है तो बचाएगा भी। और कम्युनिकेशन भी इसी के थ्रू लोग करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब अंदर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है ये। इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इंडोसाइटोसिस होता है। इंडोसाइटोसिस मतलब अंदर की तरफ कोई चीज को लेना, एक्सोसाइटोसिस का मतलब किसी चीज को बाहर भेजना, सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर इंडोसाइटोसिस। समझ आएगी बात। और 3 तरह के मोशन होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज अंदर या बाहर जाती है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे तीनों को। बेसिक फिलहाल देख रहे, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहां देख लो, आ जाओ, आ गया डिफ्यूजन, ये रहा। देखो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि जब कोई चीज हाई कंसेंट्रेशन से, यहां मान लो हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करे, मतलब कैसे होता है सर, हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन कैसे होता है सर, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां देखो आप, कहां देखो, यहां, ये देखो, यहां देखो, जैसे ये कोशिका है, ये एक सेल है, इसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्ट कम है। ये बाहर के साइड में एक हमने लिक्विड मान लिया, कुछ भी मान लिया, इसमें सॉल्ट, ये सफेद वाले सॉल्ट है, तो इधर सफेद सफेद वाले कितने, 4, इधर कितने, 6, 6 है ना। तो इधर सॉल्ट ज्यादा है, इधर सॉल्ट कम है, तो यानी कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो कहलाता है क्या, सॉल्ट किधर से किधर जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ, तो ये कहलाता है क्या, डिफ्यूजन। बिल्कुल सिंपल। और और ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, जिधर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो पानी इधर ज्यादा है, जो नीला नीला आपको दिख रहा है ये पानी है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो वो
और पानी ज्यादा से कम के तरफ मूव करे, मतलब इधर पानी ज्यादा है इधर कम है तो इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, इसको ऑस्मोसिस कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, आ जाओ थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं, थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं एक करके। ये देखो, ये मैंने आपको डिटेल बता दिया डिफ्यूजन के बारे में कि हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है। दूसरा ये है कि इसके लिए किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था घर में अगरबत्ती जला दो, सबसे बड़ी एग्जांपल है। पैसिव प्रोसेस है, देखो एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर नरेशन वाला मामला नहीं है, वॉइस नहीं पढ़ रहा हूँ। एक्टिव वो चीज होता है जिसके लिए तुम्हें ऊर्जा देनी पड़े, तुम्हें बल लगाना पड़े, वो क्या कहलाता है, एक्टिव कहलाता है। ठीक है, और पैसिव वो कहलाता है जिसके लिए किसी भी बल की, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है सिंपली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको करने के लिए किसी तरह के फोर्स की, किसी तरह के एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा बात करें, ये गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। और ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे परफ्यूम, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि तुम परफ्यूम लगाया घर में, ठीक है, तो वो पूरा हवा में फैल जाए, क्योंकि हवा में तो परफ्यूम है ही नहीं, तो चारों तरफ फैल गया। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो तुम सांस लेते हो, अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, उसका भी एक्सचेंज जो हो रहा है ना, वो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं। इसका इंपॉर्टेंस है कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, मतलब हमारे कोशिका में ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना है, तो उसमें यह मदद करता है। उसके अलावा ये सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे जब फोटोसिंथेसिस, तब देखेंगे, उसमें मदद करता है। और सेल और उसके बाहर के सराउंडिंग में कंसंट्रेशन को बनाए रखने में मदद करता है। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बता दिया कि जिधर पानी ज्यादा है, जिधर पानी ज्यादा है, ठीक है, उधर से पानी कम के तरफ जाएगा। और साथ ही हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल, जैसे हमारे सेल के पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। समझ आएगी बात, वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। और इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और किसी चीज का मूवमेंट नहीं होता है। इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, और ये भी पैसिव होता है, नो एक्टिव। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, जीवित सेल्स में होता है, लिविंग सेल में होता है। इंडोस्मोसिस मतलब पानी सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। और एक्सोस्मोसिस मतलब सेल से बाहर की तरफ पानी जा रहा है, तो एक्सोस्मोसिस होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, रुक जाओ। ये देखो पहले देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां आ जाओ, एक चित्र और देखो, यहां देखो टोनिसिटी। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लो, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोशिका को रख दिया। लाल कलर का क्या है, ये एक तरीके का सेल है, ठीक है। ये एक मीडियम है, इस मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो जो है वो जो है सेल से कम है। ठीक है, मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल से जो है वो कम है, सेल से क्या है, कम है। तो जब सेल से कम है सांद्रता, तो जरा मुझे एक बात बताना, सेल से कम है सांद्रता, इधर सांद्रता ज्यादा इधर सांद्रता ज्यादा, यानी इधर सोल्यूट ज्यादा होंगे। सांद्रता तभी तो होता है सोल्यूट बाई सॉल्वेंट। नहीं पता है तो सुनो, जैसे 1000 ml में 1000 ml में 100 ml मान लो चीनी घोल दिया हमने, और सेम 1000 ml में हमने 50 ग्राम चीनी घोल दिया, यही कहलाता है सांद्रता। अब जरा मुझे बताना, सांद्रता किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है ना, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो जरा मुझे एक बात बताना, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था कि जिधर सांद्रता ज्यादा है उधर से कम की तरफ जा रहा था। तो जो भी सॉल्यूट इसमें पड़े हुए हैं ना, ये इधर से क्या होंगे, ये क्या होंगे, एक सेकंड रुकना। हाँ, सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, इधर से इधर की तरफ जाएंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि इधर सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है यानी पानी का परसेंटेज ज्यादा है। पानी यहाँ देखो 950 ml होगा, और यहाँ पानी, ठीक है, यहाँ पानी मतलब यहाँ पानी का परसेंटेज ज्यादा होगा, 950 से लिख रहा हूँ, ज्यादा होगा। यहाँ पानी का परसेंटेज कम होगा, तो इधर पानी का परसेंटेज ज्यादा है, इधर पानी का परसेंटेज कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। वापस समझो, वापस समझो, ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा कि जो सेल है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर वाले का कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है। तो इधर पानी ज्यादा है तो पानी इधर से अंदर की तरफ जाएगा, पानी इधर से अंदर की तरफ भी जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा, तो सेल क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वलन हो जाता है।
किसमें, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपो शब्द का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब जस्ट इसका उल्टा सुनो, जैसे देख रहे हो यहाँ पर लाल 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 लाल, मतलब बाहर में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल में जो है वो कंसंट्रेशन कम है। तो बाहर में क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा यानी पानी कम, पानी कम है तो सेल में पानी ज्यादा है, तो सेल क्या करेगा, पानी अंदर से बाहर की तरफ फेंक देगा। तो जैसे बाहर की तरफ फेंका, सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया। इस सिकुड़ने के प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। लाइसिस का मतलब टूटना और प्लाज्मा का मतलब अंदर जो प्लाज्मा है, या जो तुम कह रहे हो कि लिक्विड है सेल के अंदर, वो खत्म हो गया, वो डिजोल्व हो गया, सिकुड़ गया, तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कह देते हैं। कब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम इसको रखते हैं। अब एक केस आता है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, बराबर, यानी जितना कंसंट्रेशन बाहर उतना ही कंसंट्रेशन अंदर। तो जो सेल का साइज है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स का फिक्स रहता है, सेम का सेम रहता है। इतनी बातें समझ गए आप? तो ये हो गई आपकी ऑस्मोसिस और ये सारी चीजें खत्म। ऑस्मोसिस का और सारे एग्जांपल देख लो, जैसे जो प्लांट होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो जड़ों से पानी लेते हैं ना, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है। जो रेजिन या किशमिश जो फूल जाती है वो भी इसी के कारण होती है। जो अंगूर सिकुड़ जाते हैं वो भी इसी के कारण होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखने पर, वो भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। ठीक है। ऑस्मोसिस किस में मदद करता है, टर्जिडिटी में। मैंने बताया ना कि अंदर में कितना प्रेशर रखना है, पानी ज्यादा हो गया तो पानी निकाल दो, ठीक है, पानी कम है तो पानी खींच लो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन में, ये सारी चीजें में ये देख लेना आप एक बार, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बीच का अंतर है, मैंने आपको बता दी, बस आपके लिए ये स्लाइड मिल जाएगा अभी क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का ग्रुप लिंक, ग्रुप लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां तक समझ गए, तब हम आ जाते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। देखो, न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस को हिंदी में हम नाभिक कह देते हैं। पहली बात, दो लेयर का होता है। दूसरी बात कि इसके खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फर्स्ट वो थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी। देखो 1665 के आसपास सेल खोजा जा चुका था, 200 साल लगे, 150, तकरीबन 150 साल लगे न्यूक्लियस खोजने में। न्यूक्लियस जो होता है पूरे सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, ये पूछा गया है। ठीक है। पूरे सेल को कंट्रोल करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास होता है जेनेटिक मटेरियल। जो मेन खजाना है ना, वो है जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए, आरएनए। ये जो होते हैं वो मेन खजाना होते हैं। ठीक है। वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और बाकी जो मेन मेन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर। वहां भी हमने देखा था सेल के केस में कि अंदर में क्या था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था ना। अरे यार तुम तो सोचते ही नहीं हो। देखो बाबू मेरे लाल, पढ़ लो तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। और ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, अगर ये सीख गए ना तो तुम्हें किसी भी एग्जाम में बैठा दिया जाएगा, तुम ऐसा लगेगा कि अरे यार ये क्या पूछ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो पढ़ा रहा हूं खूब अच्छे से पढ़ लो, बस पढ़ लो प्लीज। ठीक है। चलो अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, या ओवल होता है, यानी अंडाकार होता है। ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर एक लिक्विड पाई जाती है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। इसके अंदर ऐसे 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 बहुत सारे तार एंटीना पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए हम देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमेटिन कह देते हैं। और इसी के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है। वो डार्क होता है, जिसके अंदर राइबोसोम वगैरह बनाने की कैपेसिटी होती है। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बता दिया आपको, डबल मेम्ब्रेन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। वो क्या करता है, न्यूक्लियस को घेर के रखता है और उसको सपोर्ट करता है। और जो काम सेल के लिए मेम्ब्रेन करता है, वैसे ही न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स या उसको कंट्रोल करना, ठीक है, या बाहर की चीजों को अंदर लाना, अंदर की चीजों को बाहर भेजना, ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। न्यूक्लियस जो प्लाज्मा मैंने बता दिया, उसको क्या करेगा, फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करेगा। क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीजें, क्रोमोसोम वगैरह उसमें पाया जाता है। ठीक है। चलो, न्यूक्लियस के सारे फंक्शन मैंने बता दिए, एक एक करके देख लेना आप। वही सारी चीजें जो ऊपर हमने पढ़ी हैं कि सारे सेल को एक्टिविटी को कंट्रोल करना, डीएनए रखता है अपने पास, सेल के ग्रोथ में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसके पास न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, सारी बातें। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया आपको कि किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। जो डीएनए पाया भी जाता है वो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में अपना न्यूक्लियस होता है और इसमें सारा का सारा मटेरियल पाया जाता है। चलो, अब देखो, सेल के अंदर ये होगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है इसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो बड़ा है, प्रोटो कैसा है, बड़ा है, यानी इन दोनों का मेल है। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में अगर हम बात करें तो
सबसे पहले पुरकिंजे ने बताया था 1839 के आसपास। बाद में इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था किसने? जे हक्सले ने। यानी कोशिका जो है कोशिका द्रव्य जो है वो नाभिक शामिल होते हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वाटर, पानी सबसे ज्यादा तरल होता है, 70 से 90% तक। औसतन 80% मान के चलो पानी पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन होता है, उसके अलावा लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, निश्चिंत रहो। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल का रेशियो निकाले तो 81-19 का होता है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम पूछ ले कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाया जाता है, 75% से ज्यादा पाया जाता है। देखो अब प्रोटोप्लाज्म के नेचर की बात करें, कैसा होता है, गुण में प्रकृति कैसी होती है, तो जेली लाइक होती है, ठीक है ना। जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब गाढ़ा सा होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कोलोइडल, ये सारे शब्द मैं पढ़ा चुका हूँ। कोलोइडल होता है, कोलोइडल मतलब छोटे छोटे कण इसमें घुले हुए होते हैं। और क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फंक्शन, क्या क्या काम है सर, तो इसका काम ये है, ये मैदान है, ये फील्ड है। फील्ड है तो क्या होगा, जितने भी एक्टिविटी होंगे सारे सारे यहाँ होंगे। मेटाबॉलिज्म, जितने भी चयापचय होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर होते हैं। ग्रोथ, रिपेयर, एंजाइम वगैरह सब यही पड़े हुए होते हैं, यही अड्डा है सबका, क्योंकि कोशिका जो तरल पदार्थ है वो सारे के सारे यही है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने बता दिया आपको। चलो अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का ना, उससे वैसे तो सबसे पहले बताया था कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1857 से सबसे पहले इसके बारे में बता दिया था। बाद में 1886 के आसपास रिचर्ड ऑल्टमैन, देखो अगर दोनों में से अगर कोई एक नाम दिया हो, ऑल्टमैन दिया हो तो ऑल्टमैन चुनोगे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। लेकिन अगर दोनों नाम दिया हो तो कोलिकर को टिक करोगे, ठीक है। कोलिकर ने 1857 के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। देखो ईयर ने एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, क्योंकि किताबों में गड़बड़ हो जाता है ईयर्स को लेकर के, कई किताब में अलग देते हैं, कई जगह अलग देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोलिकर, उसके बाद आ गए ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया, और उस समय उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था, कि भाई साहब बड़ा ब्लास्टर चीज है ये, ठीक है, बड़ा काम का चीज है ये, तो इसलिए इसको बायोब्लास्ट नाम दे दिया। बाद में आते हैं कार्ल बेंडा, 1897-98 के आसपास आते हैं, और ये देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का शब्द, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था, वो कार्ल बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, यानी दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। कैसा होता है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और रॉड शेप भी होता है, ओवल शेप, रॉड शेप भी होता है, गोल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, कई सारे शेप में ये होता है, जनरली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एनर्जी बनती है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम खाना खाते हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी बन रही है, तो जो तुम्हारे अंदर एनर्जी बन रही है वो एटीपी के फॉर्म में है, ठीक है। वो जो रूप है उसको हम एटीपी कहते हैं, फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी रूप में तुम एनर्जी प्राप्त करते हो, इसीलिए हम इसको एनर्जी करेंसी कह देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी तुम ले नहीं सकते, ये होता है। और चूंकि ये एनर्जी बना लेता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारा का सारा माल मटेरियल इसी पर है। तुम यहाँ देख सकते हो कि इसमें दो लेयर है, एक नीला वाला लेयर और एक लाल वाला लेयर, तो डबल लेयर हो गया। लाल वाला लेयर जो अंदर वाला लेयर है, इसको हम क्रिस्टी कह देते हैं, ठीक है, क्रिस्टी कह देते हैं। और ये देख रहे हो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये धसा हुआ है ना, तो जो धसा हुआ है इसको हम जंक्शन कह देते हैं, क्रिस्टी का जंक्शन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। इसके अंदर में जो नीला नीला का जो तुम्हें दिख रहा है ना, खाली खाली से स्पेस, इसमें भी लिक्विड भरा होता है, जिसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। और ये जो एटीपी बना लेता है ना, ये कहां से बना लेता है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज, ठीक है, एटीपी सिंथेटेज। इसके अलावा इसमें इसका अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है, इसीलिए हम इसको सेल विद इन सेल भी कह देते हैं। सेल विद इन सेल मतलब सेल के अंदर सेल कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब इसका अपना राइबोसोम, अपना डीएनए। भाई मैं नहीं तुम्हारे भरोसे बैठा यार, ठीक है, मैं बैठा है किस्मत के भरोसे नहीं, ये नहीं बैठा है, ठीक है। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और भी कई सारी चीजें पाई जाती हैं, देखिए आपने। अब आ जाओ आगे। मैंने आपको बता दिया आउटर मेम्ब्रेन इसका होता है, वो क्या होता है, स्मूथ होता है, परमिएबल होता है, मतलब किसी चीज को अंदर लाने में, बाहर भेजने में वो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं उनका काम ही यही होता है, अंदर लाना, बाहर भेजना। दीवार का काम ही यही है, गेट का काम ही यही है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम क्रिस्टी कह देते हैं, वो क्या कर देता है, सरफेस एरिया बढ़ाने घटाने में हेल्प करता है। क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी जो अंदर की तरफ फोल्ड है ना, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है।
वो उसी पर लगे होते हैं एनटीपी प्रोडक्शन के एंजाइम, जिसको हम एटीपी सिंथेटेज कह रहे थे। समझ आएगी बात। मैट्रिक्स की बात करें हम, मैट्रिक्स की, ठीक है, तो फ्लूइड मैंने बता दिया आपको, जो लिक्विड भरा हुआ उसको हम मैट्रिक्स कह देते हैं। उसके अंदर ही डीएनए और एंजाइम सारी चीजें भी अवेलेबल होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद ही डीएनए नया बना लेता है वो, ठीक है, उसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते थे। हम पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा। चलो और देख लो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या क्या होते हैं। एक तो एनर्जी बनाना, इसके यहाँ अपना रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हवा के प्रेजेंस में। सेल मेटाबॉलिज्म मतलब जितने भी कोशिका के फंक्शन होते हैं, अपापचय क्रियाएं, चयापचय क्रियाएं होती है, वो यहाँ होती हैं। हीट प्रोडक्शन होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है, इसका अपना डीएनए है तो वो डिवाइड भी करता है। शेप मैंने बता दिया कैसा होता है, रॉड भी होता है, ओवल भी होता है, डबल बाउंड्री होती है इसकी, ठीक है, सारी बता दी मैंने। इसका अपना राइबोसोम होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, सारी बातें बता दी। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोट कहते हैं, या सेल इनसाइड सेल कह देते हैं, और एटीपी को एनर्जी करेंसी कह देते हैं। बस खत्म बात। अब आ जाते हैं गोल्गी बॉडीज पर, ठीक है, अगला पार्ट है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज की खोज करते हैं कैमिलियो गोल्गी। कब करते हैं? 1898 में, ठीक है, 1898 में। और गोल्गी बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना एक मेम्ब्रेन होता है, आप देख सकते हैं कुछ अजीब सा है, ठीक है। इसका मेन काम है मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना। देख रहे हो कितना खूबसूरत सिस्टम है प्रकृति का। अरे प्रकृति मतलब लड़की की बात नहीं कर रहा, प्रकृति मतलब नेचर, ठीक है। सब चीजें कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं कि भाई तुम एनर्जी बनाओगे, तुम पैकिंग करोगे, तुम भेजोगे, ठीक है। देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक चीजें चल रही है। तो ये भैया जो गोल्गी वाले हैं, इनका काम है मॉडिफाई करना। हाँ भाई सब ठीक हो गया, अब इसको पैक करो, अब इसको भेजने की भी तैयारी करो, ठीक है। तो ये सारा काम कर देते हैं गोल्गी भाई अकेले, ठीक है, ये कर देते हैं। इसके अलग अलग पार्ट हैं। जो धंसा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है सीस पार्ट होता है, जो उठा हुआ पार्ट होता है ट्रांस पार्ट होता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये साइड साइड वाला, इसको हम सिस्टर्नी कह देते हैं। ये सिस्टर्नी जो है यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है, हम आगे देखेंगे। और ये जो गोल गोल साइड में लगे हैं इसको हम वेसाइकल कह देते हैं, ठीक है, नया वेसाइकल। वेसाइकल मतलब गोला ऐसा लड्डू छोटा सा, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख सकते हो। ये सारे पार्ट के नाम लिखे हैं, उनके फंक्शन, जैसे सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स, ओरिएंटेशन, ये सबकी लिखी हुई है फंक्शंस। मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। किसका मॉडिफिकेशन? प्रोटीन और लिपिड का। पैकेजिंग किसका? जो मटेरियल उसके अंदर पड़ा है उसका। लाइसोसोम बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइसोसोम यहीं पर बनता है गोल्गी ऑपरेटस के पास। इसके अलावा इसके अंदर से एंजाइम निकलता है, हार्मोन निकलता है, म्यूकस निकलता है, ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेल वॉल का जो मटेरियल जरूरत है, ये भी बेचारा देता है बना करके उसको, सेल वॉल को, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ये सारे किसमें? सारे के सारे यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है। सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, फ्लैटेंड सैक होता है, मतलब सिंगल होता है, ऐसा मत समझ लेना ये डबल 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 लेयर का नहीं, सिंगल लेयर का होता है ये, ठीक है। समझ आएगी बात। अब आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यानी इसको ईआर कह देते हैं। खोज किया था इसका पॉटर, क्लाउडर, फुलम ने 1945 के आसपास में, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एक तरीके का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है भाई? बहुत सारे ट्यूब्यूल लगे हैं, ये देख रहे हो आप, कई सारे ऐसे 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 रैंडम से ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं। इन सब का एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क को हम क्या कह देते हैं? उस नेटवर्क को हम कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये क्या कर देता है? न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम कर देता है, ठीक है, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके, सिंथेसिस कर सके और मटेरियल को स्टोर कर सके। ये सारे काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप यहाँ देखो दो तरह के सरफेस होते हैं। एक जो चिकना सरफेस है, बिल्कुल चिकना सा, और इस पर देख रहे हो डॉट 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 बने हुए, इसका रूखा सरफेस है। चिकना सरफेस है, इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और जिसका रूखा सरफेस है, इसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। उठा हुआ पार्ट है, ऐसे उठा उठा तो सिस्टर्नी कह दिया, ठीक है। और ये जो उठे हुए के अंदर में स्पेस है, इसको सिस्टर्नल स्पेस कह दिया। ये जो गोल आपको दिख रहा है चिकना वाला पार्ट, इसमें जो छोटे छोटे छेद हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। और जो बाहरी घेरा है, इसको हम एनवेलप कह देते हैं। बताओ इसमें क्या नया बात है? अच्छा, जो तुम राइबोसोम पढ़ते हो ना, वो राइबोसोम यही पढ़ा है। ये जो डॉट 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 मोती जैसे दिख रहे हैं ना, और कोई नहीं है, हमारे राइबोसोम भैया है, ठीक है। वो कहाँ मिलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखो, हाँ यहाँ देखो, सिस्टर्नी जो होता है फ्लैटेंड सेक होता है, पैरेलली अरेंज होता है। वेसाइकल जो होता है स्मॉल राइडेंड सेक होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है राइबोसोम, आर से रफ, आर से राइबोसोम, ठीक है।
ये क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, स्टार मार्क कर लो, यही सवाल पूछा जाएगा। जो जो मैं स्टार मार्क करा रहा हूँ ना, सवाल तो मुझसे वहीं से पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा चांसेस है। दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोटीन नहीं बनाता, ये क्या करता है, ये लिपिड और स्टेरॉइड बनाने में मदद करता है। प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां पर राइबोसोम नहीं होते हैं स्मूथ वाले पर। ये दोनों जो काम कर रहे हैं ना, इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कह देते हैं। एक तो क्या है, मेम्ब्रेन पर ये दोनों काम हो रहा है, बायोजेनेसिस। ठीक है, बायो का मतलब बायोलॉजिकल मेथड, जेनेसिस का मतलब किसी चीज को बनाना। फंक्शन देख लो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, पूरा मिला दे तो एक सार निकाल के आएगा। क्या निकल के आएगा, प्रोटीन बनाते हैं भैया, लिपिड बनाते हैं, ठीक है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये भी ध्यान रखना, डिटॉक्सिफिकेशन पूछ लेते हैं, इनमें से कौन कौन इसका फंक्शन नहीं है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इसका फंक्शन है, मतलब कोई ड्रग ले लिया या कोई दवाई खा ली तो उससे डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी उससे नुकसान होने वाला है, विषैले पदार्थ हैं, उन सबको खत्म करता है, ये नष्ट करता है। झिल्लियों का निर्माण करते हैं ये, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा बात करें तो सबसे ज्यादा यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिवर सेल में पाए जाते हैं, पैंक्रिया के सेल में पाए जाते हैं, मसल के सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये भी नहीं पाया जाता है, जनरली एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम वाले भाई पर। लाइसोसोम वाले की बात करें तो बड़ा फेमस है, इसको खोज करते हैं दुबे साहब। दुबे जी करते हैं लाइसोसोम की खोज। ठीक है, कब करते हैं, 1955 में करते हैं, इसका भी 1955 में। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और इसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे कैसे एंजाइम है भाई साहब, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव मतलब पचा देने वाले। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी और लाइटिक मतलब तोड़ने वाले, पानी को तोड़ने वाले एंजाइम। ठीक है, ये बड़ा बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम भी करता है बेचारा। इस बेचारा खामखा बदनाम है कि खुद को मार देता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है ये। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है, क्या क्या ब्रेक डाउन करता है भाई साहब बताना, फूड पार्टिकल्स, खाने पीने के जो सामान अंदर चलेगा उन सबको गलाता है। कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर चला गया उसको खत्म कर देता है, ये सारा काम करता है लाइसोसोम। आप देख सकते हो एक मेम्ब्रेन का बनाता है, अंदर में एंजाइम पाए जाते हैं बहुत सारे और कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, देखो लाइसोसोम के सारे मैंने लिख दिए कंपोनेंट। फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन में फंक्शन करता है, मतलब कोई चीज अंदर चला गया उसको पचा देगा। कोई पार्ट डैमेज हो गया उसको खा जाता है कि भाई ये किसी और को ना नुकसान करते, इसलिए इसको मैं निपटा देता हूँ, ये लाइसोसोम करता है। बैक्टीरिया वायरस का हमला हो जाए उनको भी निपटाने का काम ये कर देता है बेचारा। ठीक है, और खुद देखो सेक्रीफाइस दे देता है कई बार, जब देखता है कि भाई साहब मेरी संख्या बढ़ गई है, मेरे अंदर एंजाइम्स बढ़ गए हैं और ये देख रहा हूँ कि मैं बाकी सेल्स को भी, बाकी कोशिकाओं को भी खा जाएंगे, उनको नष्ट कर देंगे, तो बेचारा क्या करता है, कहता है सब नष्ट हो, इससे अच्छा है मैं खुद को मार लूं, और फिर ये ऑटोलाइज हो जाता है, यानी आत्मघाती थैलीसीलिया इसको हम कहते हैं, खुद को खत नष्ट कर लेता है। बहुत अच्छा प्यारा आदमी है ये, कौन, लाइसोसोम। ठीक है, जितना क्रेडिट इसको मिलना चाहिए उतना क्रेडिट इसको मिलता नहीं है। और भी सेल रिन्यूअल वगैरह में हेल्प करता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये सारी बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा आप देख लेना कि इसके नेचर में पीएच तकरीबन 5 होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, ऑरिजिन इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, गोल्गी बॉडी से इसकी उत्पत्ति होती है। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, सारे एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, लाइपेज की बात करें फैट को तोड़ने वाला एंजाइम, एमाइलेज जिसमें एज एज लगे एंजाइम है। ठीक है, एमाइलेज कौन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दे। न्यूक्लियस कौन है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दे। देख रहे हो इस सबके पास ये सारा हथियार लेके बैठा। सलाई रिंच जानते हो, इसको मास्टर रिंच कहते हैं, मास्टर रिंच। ठीक है, जिससे सारे ताले खोल सकते हैं, वो कौन है, लाइसोसोम। अब बताओ इतना डिटेल में अगर तुम्हें कोई पढ़ाए फ्री में, तो क्या तुम्हारा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम शेयर कर लो उसे, बताओ। हैं? इतना मेहनत करे, इतना बेहतरीन कंटेंट ले आकर तुम्हें कोई दे, तो तुम्हें शेयर भी करना नहीं बनता, बताओ भाई। और अगर तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, तो बेटा तुम जाओ हल्की हल्की चीजें पढ़ो। वन शॉट भी मैंने कराई हुई है, वहां से जाकर पढ़ लो, और वो उससे काम भी हो जाएगा तुम्हारा। जो बच्चे मेहनती हैं, जिनको अच्छा करना है एग्जाम में, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम अब वो नहीं रहा जो तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई गए बस एक 5 घंटे का लेक्चर देख करके हो गया, वैसे वाला दौर खत्म हो गया दोस्त। और आने वाले समय में तो और बुरा हाल होगा, क्योंकि वैकेंसीज और घटेंगी, और बुरा हाल होगा। ठीक है, महामारी और बढ़ेगी, कई सारी चीजें होंगी। जित तो तुम तैयार ऐसे रहो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, पेपर कुछ भी हो जाए या वैकेंसी कम हो जाए, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा, वो अप्रोच रखो मन में। ठीक है, उसके लिए तुम्हें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। और तुम पैसा दोगे फिर जाकर तैयारी करोगे, लेकिन हमारा वो सपना रहा नहीं। हम चाहते थे कि सारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिले फ्री में,
वरना मैं यही चीज पढ़ा रहा होता और पैसे कमा रहा होता बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यार से पढ़ लो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आओ, तो राइबोसोम की बात कर रहे थे हम। राइबोसोम सबसे पहले खोजा जाता है पैलेट के द्वारा 1955 में। ठीक है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कहां देखा था हमने? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये पाया जाता है। और ये प्रोटीन बना रहा था, याद आ रहा है? इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कह देते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा शेप है राइबोसोम का। अब यहाँ पर देखो, ए साइट है, पी साइट है, ई साइट है। ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब क्या होगा, ये एमआरएनए यहाँ से आता है, ए साइड से क्या होता है, आता है, ई साइड पर क्या हो जाता है, उसको हाजिरी लगाता है, प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इस पे कोडिंग किया जाता है, और ई साइड से एग्जिट ले लेता है। ई से एग्जिट, ए से आता है, और पी पर उसका काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी के लिए इसको इतना रहने दो। बस इतना ध्यान रखो, ये जो कम पिंक कलर का दिख रहा है और एक डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, मतलब दो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। इतना तो समझ में आएगा, दो ढक्कन लगे हुए हैं इसके, तो उन दोनों को हम सब यूनिट्स कह देते हैं। ठीक है, सब यूनिट्स कह देते हैं। अब देखो, आरआरएनए, बस इतना याद रखना, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। हम जब पढ़ेंगे तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। राइबोसोम तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे उस समय भी। मेम्ब्रेन कोई भी नहीं होता है इसके अंदर, सब यूनिट दो होते हैं, मैंने बता दिया। एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है। जैसे इसी सब यूनिट के हिसाब से ना दो चीजें बनाई गई हैं। बड़ा वाला मान लो अगर 50 एस का है, पावर है एस, ऐसे मान लो पावर है, जैसे हर्स पावर होता है ना वाट, तो वैसे ही। ठीक है, किसी चीज का कि हाँ भाई ये इतने पावर का है, ये इतने वाट का है, ये इतने मीटर का है, तो वैसे ही इसका यूनिट है मान लो एस। ठीक है, तो एक बड़ा वाला 50 यूनिट वाला और एक छोटा वाला 30 यूनिट वाला, ये दोनों मिलकर के 70 यूनिट बनाते हैं। आप कहोगे सर दो मिलकर 80 हुए ना? नहीं, तुम यहाँ देख सकते हो कि थोड़ा सा हिस्सा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 50 लोग हैं और इसके पास कितने, 30 लोग हैं, इसमें आ गए 10, तो बच गया ये 20। ठीक है, तो ओवरऑल कितने हो गए? अगर ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए तो कितने बच गए? 70 होने गए। वैसे ही है, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। बाकी बहुत डिटेल चीजें हैं, वो नहीं जाननी है तुम्हें। तो 70s कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट में। और वैसे ही होता है 80s। 80s किससे बना होता है? 60s और 40s। 60 और 40 मिलकर 80 बनाते हैं। देख रहे हो बायोलॉजी की गणित, इनकी गणित ही खराब है। तो ये किसमें पाया जाता है? यूकेरियोट में पाया जाता है। ठीक है, लोकेशन इसका कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और कहाँ पर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस सबसे मेन फंक्शन है। इसके अलावा एंजाइम भी बनाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बनाता है। ठीक है, बस ये मेन 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 फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। मैंने बता दिया आपको 70s और 80s कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। दोनों का काम ही प्रोटीन सिंथेसिस ही है। ठीक है, बस देख रहे हैं ना, वही सारी चीजें यहाँ रिपीट है। सेंट्रोसोम, अब आ जाता है सेंट्रोसोम पर। सेंट्रोसोम की बात करें तो इसकी खोज करी थी बोवेरी ने, ये याद रखना है। बावरा आदमी था, बन बावरा, ऐसे याद रख सकते हैं, बन बावरा, बेनेडन और बावरी। ठीक है, तो बन बावरा इन्होंने करी थी इसकी खोज 19वीं सेंचुरी में सेंट्रोसोम की। क्या है सर सेंट्रोसोम? तो ये एक तरह का नॉन मेम्ब्रेनस ये भी स्ट्रक्चर है, इसमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, और ये क्या कर देता है कि माइक्रोट्यूब्यूल नाम का एक चीज होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को टूटने में, अलग अलग करने में हेल्प करता है, उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें ये पाया जाता है। सेंट्रोसोम उसमें मदद करता है, किसमें? सेल डिवीजन। बस इतना याद रखो, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल ये जो दिख रहा है आपको हॉलो दो, ये दोनों मिला करके एक बन गया सेंट्रोसोम। जैसे आप क्रोमोसोम पढ़ते हो ना, ऐसे एक्स जैसा, ऐसा होता है क्रोमोसोम, आपने देखा होगा। लेकिन इसमें दो डंडे लगे हुए हैं, एक ऐसे, ये एक है, और सॉरी, और ये एक है। ठीक है, तो ये दो डंडे हैं, दोनों मिलकर के क्रोमोसोम बना लेते हैं, और अलग अलग क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिड कहलाते हैं। वैसे ही ये दोनों मिलकर के सेंट्रोसोम कहलाते हैं, और अलग अलग सेंट्रियोल कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ये देख रहे हो आप, अलग अलग यहाँ पर लगे हुए हैं। चलो, सो सेंट्रियोल होते हैं दो। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं, हॉलो होते हैं, और उसके अंदर माइक्रोट्यूबुल होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मत जानो उससे ज्यादा डिटेल में। ठीक है,
इसके अलावा और क्या होता है, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। और माइक्रोट्यूबुल, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, इसी की वजह से क्या हो जाता है, एक फाइबर निकलता है, धागा निकलता है, ठीक है, जो धागा क्या करता है, जब क्रोमोसोम डिवाइड होने वाले होते हैं उनको पकड़ के रखता है कि तुम आ जाओ बीच में, तुम आ जाओ बीच में, तुम्हें काटने वाला हूं मैं, ठीक है, इन सबको बांधा जाता है इसी धागे से, जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर। और इस स्पिंडल फाइबर कहाँ से आते हैं, सेंट्रियोल से आते हैं, पूछा गया है, ठीक है, सेंट्रियोल से आते हैं, सेंट्रोसोम से आते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये क्रोमोसोम का मूवमेंट में हेल्प करता है और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो। चलो, सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं कि मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें भी, और ये न्यूक्लियस के पास में होता है, 2 सेंट्रियोल मिलकर के ये बनाते हैं, और माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, स्टार मार्क कर लो, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लास्टिड पर। प्लास्टिड की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जैसे पिछला सिर्फ एनिमल सेल में, ये सिर्फ प्लांट सेल में। इस प्लास्टिड के अंदर कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में, सिंथेसिस में, मतलब कई सारी चीजें में मदद करते हैं, ठीक है, खाना बनाने में, सारी चीजें में, मेनली ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अब ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं जो तुम्हें पढ़ने, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तुमने खूब पढ़ा होगा, जिसको जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास एक चिड़िया होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। चिड़िया नहीं है, केमिकल है, ठीक है, केमिकल है, ठीक है, पिगमेंट है वो। इसके कारण क्या हो जाता है, कोई भी पेड़ पौधा हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और यही कराता है क्या, फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, मतलब अलग अलग जितने रंग बिरंगी चीजें दिखती है ना पेड़ पौधों पर, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है, या कोई फल फूल जो भी तुम्हें रंग बिरंगा दिख रहा है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण हो रहा है। हरा के लिए क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेचारा रंगहीन है, जो भी सफेद चीजें दिख रही होंगी, बिना रंग की दिख रही होंगी, वो सारे के सारे ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, प्लास्टिड का जो अगर हम स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखता है प्लास्टिड, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं एक बाहर का लेयर है, एक सबसे बाहर का लेयर है जिसको हम, उसके अंदर कुछ सारे ये सब थक्के 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 सारी चीजें रखी गई हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है जिसको हम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कह देते हैं। एक बीच में ये थोड़ा सा स्पेस है जिसको हम इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं, और एक अंदर मेम्ब्रेन है, मतलब एक बाहर से मेम्ब्रेन, एक अंदर से मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मतलब दो लोगों के बीच, मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच, और स्पेस मतलब खाली जगह, तो दो मेम्ब्रेन के बीच जो खाली जगह उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर और भी पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं गोल 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 सिक्के जैसे जो रखे हुए हैं, तो एक एक सिक्के को हम थैलम कहते हैं, थैले कहते हैं, ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, थाइलाकॉइड कह देते हैं। और कई सारे थैलाकॉइड जब मिल जाते हैं तो एक ग्रेनम बना लेते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा जो थैला दिख रहा है ना सीक्वेंस में सजा हुआ, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है, ठीक है। और एक क्या कहलाता है, थैलाकॉइड कहलाता है, ठीक है। इस थैलाकॉइड के अंदर होता है ल्यूमन, क्या होता है, ल्यूमन। समझ आ गई बात। अच्छा, ये जो देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, इसका प्लास्टिड के पास अपना डीएनए होता है, ये ठीक माइक जैसे हमारे पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है ना, वैसे ही इसके पास भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, सेम, ध्यान रखना ये, ठीक है। प्लास्टोग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। एस्ट्रोमा क्या होता है, जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ये कहलाता है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा और ग्रेना ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस प्लास्टिड के। अब आ जाओ वापिस से, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन, अब समझ आएगा। स्मूथ होता है, परमेबल होता है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है, मतलब काफी कम चीजों को अंदर आने देता है। स्ट्रोमा जो खाली जगह था, फ्लूइड इनसाइड, जिसमें कुछ हल्का फुल्का लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें क्या हो जाता है, डीएनए, एंजाइम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा थाइलाकॉइड जो थैली बने हुए हैं ना, गोल 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 सिक्के जैसे, वो सारे थाइलाकॉइड कहलाता है, और उसका ग्रुप क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है, ये ग्रेनम कहलाता है। प्लास्टिड के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। फंक्शन क्या होता है प्लास्टिड का, फोटोसिंथेसिस करवाता है, फूड को स्टोर करता है, कहाँ, ल्यूकोप्लास्ट। फूड में कलर आते हैं, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे में जो कलर आते हैं, पिगमेंट्स आते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण आता है। इसके अलावा फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सेमी ऑटोनोमस डिवीजन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, ठीक है, पूछा जाता है मेम्ब्रेन। अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है, मैं बता दिया। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। 3 पार्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये मैंने आपको बता दी। अब आ जाओ आगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में। क्लोरोप्लास्ट की बात करें
तो ग्रीन प्लास्टिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ग्रीन प्लास्टिड, हरा कलर का। इसके पास क्लोरोफिल होता है, स्टार मार्क कर लो, क्लोरो क्लोरो, दोनों में क्लोरो क्लोरो है। यहीं पर होता है फोटोसिंथेसिस, स्टार मार्क कर लो, कहां पर? क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि इसके पास है क्लोरोफिल और ये मदद करता है उसको फोटोसिंथेसिस कराने में। फंक्शन की बात करें तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, तभी जाकर के ग्लूकोज तैयार होता है। स्पेशल फीचर की बात करें, इसके पास ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, क्लोरोफिल, डीएनए होता है। और कुछ बातें जान लो, जैसे इसको हम किचन ऑफ द सेल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना बनाता है। थाइलाकॉइड क्या कहलाता है? एक सिक्के को, उसके ग्रुप को ग्रेना कह देते हैं, और इसी ग्रेने में होता है क्या? क्लोरोफिल। और इस ग्रेने में लाइट रिएक्शन होता है, मैं आपको बताऊंगा लाइट रिएक्शन क्या होता है, बस अभी ध्यान रख लो। और एस्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है? एस्ट्रोमा में डार्क और ग्रेना में लाइट, ठीक है? चलो, अब क्लोरोप्लास्ट देख लिया, क्रोमोप्लास्ट देख लो। क्रोमोप्लास्ट, जितने भी रंग बिरंगी चीजें दिख रही है तुम्हें पेड़ पौधे में, वो सारी की सारी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होती हैं, ठीक है? सारी की सारी किसके कारण हो रही है? वो सारी की सारी हो रही है क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है? चलो, और ये क्या कर देता है? इस पेड़ पौधे पर कीड़ों को, मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है, रंग बिरंगा होता है, ताकि उससे पॉलिनेशन बाद में पढ़ेंगे हम। ये फोटोसिंथेसिस में मदद नहीं करता है। जैसे तुम टमाटर का रंग देखते हो ना, लाल, वो क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। वो एक तरीके का क्रोमोप्लास्ट है, वो पिगमेंट है। कैरेट का कलर लाल क्यों होता है? कैरेटीन के कलर। शुगर बीट या बीटरूट जो देखते हो, उसका कलर होता है बीटारिन के कारण, ठीक है? सबसे लास्ट में आते हैं भैया ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है? ये स्टोरेज का काम कर देते हैं। किसका स्टोरेज? स्टार्च का जो स्टोरेज हमने बताया ना, वो कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट कर देता है। ऑयल को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट और एनर्जी को भी स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेनली नॉन फोटोसिंथेटिक में पाया जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक ही कराता है, वो क्लोरोप्लास्ट, इतना ध्यान रखना है। इस ल्यूकोप्लास्ट का दूसरा नाम है माइलोप्लास्ट, ठीक है? चलो, ये तीनों के अलग अलग समरी लिखे हुए हैं कि हाँ भाई, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, पत्तियों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट लाल, पीला, ऑरेंज, जितने भी रंग बिरंगे आपकी चीजें दिख रही हैं वो सब में पाया जाता है, जैसे फूल में, फल में, इन सब में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जैसे कहाँ पाया जाता है? रूट में, सीड में, इन सब में पाया जाता है। सबसे आखिर में आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल मैंने बताया था ना, जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये नीला सा बैलून सा, ये वैक्यूल कहलाता है। आप देख सकते हो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है? ये इसका अपना मेम्ब्रेन बाउंड होता है, अपना मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? और इसके अंदर क्या हो जाता है? पानी या कोई भी लिक्विड वगैरह इसमें जमा होते रहते हैं, एयर जमा होते रहते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है? पानी वगैरह जमा होने से क्या हो जाता है? इसके अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर कह देते हैं। और देख लो, मेम्ब्रेन जो होता है, इसके बाहरी लेयर जो होता है वो क्या कहलाता है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहलाता है। वैक्यूल का जो बाहरी लेयर है जिससे घिरा हुआ है, उसको हम टोनोप्लास्ट कह देते हैं। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, और इसका कंटेंट जो होता है वो सेल सैप या वाटर, ठीक है? वाटर, शुगर, इन सब से मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। साइज जो होता है प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा होता है। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल में पाया जाता है। फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है? ठीक है, कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसमें खाना ग्रैब करता है, खाना खींचता है अंदर अपने, जैसे प्रोटोजोआ, कुछ एनिमल्स हो गए, ठीक है? उनमें ये पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये प्रोटोजोआ। वेस्ट वैक्यूल क्या होता है? जिसके थ्रू कोई एनिमल, कोई जीव अपना वेस्ट निकाल दे तो वेस्ट वैक्यूल कह देते हैं, ठीक है? चलो, फंक्शन मैंने आपको सारी बता दी है, समरी करके यहाँ पर लिखा हुआ है। मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट करते हैं, साइज ये होता है, और सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लो, जैसे स्टेनिंग किया जाता है सेल का। स्टेनिंग मतलब उसको रंगा जाता है, देखा जाता है। सेल नंगे आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको स्टेन किया जाता है ताकि एक कलर आए उसमें, और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो स्टेन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, सेफ्रानिन और मिथाइलिन, बोलो, ये तीन चीजें होती है, तीन केमिकल होते हैं, इनसे हम उसको स्टेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्बिबिशन नाम का प्रोसेस होता है। जैसे तुम्हारे घर में लकड़ी जो देखा होगा, तुमने देखा होगा कि बरसात के दिन में तुम्हारा गेट अगर प्लाई का है, लकड़ी का है, तो फूल जाता है, ऐसा लगता है कि बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी मतलब इसमें रेसे बने हैं ना, रेसे हैं ना लकड़ी के, तो उस रेसे के थ्रू क्या होता है? पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है? और साथ साथ डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो दोनों साथ में होता है, इम्बिबिशन कहलाता है। फ्रेश एक ताजा जब
अंडा हो ना, उसको तुम पानी में डालोगे तो तैरेगा, पूछा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसको हम पीपीएलओ नाम दिए थे, वही है। बिगेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन में कौन सा है? न्यूरॉन। ये ध्यान रखना है आपको। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी 1940 में। किसने किया था? अर्नस्ट रस्का ने और मैन नॉल ने। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? वो है एसिटाबिलोरिया, सेट सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सेल या सेल का बना हुआ सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन है? वो एसिटाबिलोरिया। प्लाज्मोलाइसिस मैंने आपको बता दिया। सेल वाला चैप्टर खत्म। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2 सेल साइकिल पर। ठीक है, एक मिनट का ब्रेक और फिर मैं वापस आपको स्टार्ट करता हूँ। आइए फिर वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। जरा देख ले कौन सा चक्र है सेल का। हमारी कोशिका का भी कौन सा साइकिल है, जरा देखते हैं। देखो, सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो साइकिल वो है पूरा का पूरा कोई चक्कर। चक्कर मतलब तुम ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी और वापस आ गए ए पर। तो कोई ऐसा प्रोसेस हो जहां से शुरू किया और वापस वहीं पर आ जाए, उसको हम साइकिल कहते हैं। जैसे हर साल तुम फेल हो रहे हो यही शॉर्टकट पढ़ पढ़ के, ठीक है, और वापस से तुम तैयारी कर रहे हो, तो वो साइकिल है। तुम अच्छे से पता होगा, पर्सनल हो गया। चलो यहाँ देखो। देखो, सेल साइकिल इज बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू विच अ सेल ग्रोज, ठीक है, प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन एंड डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। मतलब तुम्हें पता है कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है, ठीक है। तो एक सेल से दो सेल बने या एक सेल से चार सेल बने, जितने भी सेल बनने हैं बने, उसके लिए जो प्रोसेस होता है ये सारा का सारा इस सेल साइकिल में देखने को मिलता है। और जो डिवीजन होता है जब सेल बन जाता है नया, ये भी इस प्रोसेस में होता है। मतलब शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा साइकिल वापस से यहाँ दिखाया जाता है। और वापस ये जो सेल बने हैं ये वापस सेम प्रोसेस दोहराते हैं और अपने से दूसरे नए नए सेल बनाते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात। अब इस सेल साइकिल में मोटा मोटी देखें तो दो फेज हैं, दो चरण है। कौन कौन सा चरण है? एक चरण कहलाता है इंटरफेज, यहां देख सकते हो आप, यह कहलाता है इंटरफेज, ठीक है। और एक कहलाता है क्या? एम फेज, यहां देख सकते हो आप एम फेज, ठीक है। देखने में दिख रहा होगा कि ये सर्किल में सबसे बड़ा है इंटरफेज, यहां से लेकर के यहां तक है, तो बिल्कुल यहीं तक है, ठीक है, इतना बड़ा है इंटरफेज। अब इंटरफेज इसका नाम क्यों है? देखो, इंटरफेज की अगर हम बात करें तो एक सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिवीजन, इन दोनों के बीच में जो फेज होता है वो होता है इंटरफेज, ठीक है। मतलब ये एक सेल था, दूसरा सेल बनाया, ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल बनाने के बीच में कई सारी प्रक्रियाएं रहेंगी, उसके लिए तैयारी किया गया होगा, कई सारी चीजें चली गई होंगी। तो जो बीच का प्रोसेस है ना, उसको हम इंटरफेज कह देते हैं। अब इंटरफेज में क्या क्या होता है? जैसे सेल को बड़ा किया जाता है कि बेटा बड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे तुम्हारी शादी करनी है, एक उम्र तक, एक उम्र के बाद ही होगी कि 21 साल के बाद ही हो सकती है, ठीक है। तुम्हें बड़ा किया जाएगा, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, तो तुम इंटरफेज में हो, ठीक है। और एम फेज में कब जाओगे? जब तुम्हारी शादी होगी। समझ आएगी बात। चलो, ये हो गया एम फेज। तो ये वही बात यहाँ लिखा गया, इंटरफेज में क्या हो जाता है? ग्रोथ होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन कहाँ होता है? एम फेज में। हम अभी डिटेल में इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, इंटरफेज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज कहलाता है, इसीलिए इसका नाम है इंटर। इंटर शब्द का मतलब ये था दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो दो सेल डिवीजन के बीच के फेज को हम इंटरफेज कह देते हैं। अब होता क्या है कि तुमने देखा कि चक्र का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरफेज में आता है, यानी जितना टाइम लगता है सेल डिवीजन में उसका सबसे ज्यादा टाइम यानी 90% लगभग टाइम इंटरफेज अकेले ही खा जाता है, तैयारी में चली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इस 90% फेज में तुम देख रहे हो कि यहाँ पर चार अलग अलग फेज थे। एक था यहाँ पर G1 फेज, G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ये सीक्वेंस में ही होता है, ठीक है, सीक्वेंस में ही होता है। एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। तो यहाँ भी देख लो, चार फेज होते हैं इसके अलग अलग, एक G1, S, G2, G0। मतलब अलग अलग फेज हैं, अलग अलग काम होते होंगे, तो इनके काम के आधार पर इनको अलग अलग बांट। जैसे G1 में क्या होता है?
सेल को पहले ग्रो किया जाता है, उसको प्रोटीन और आरएनए दिया जाता है, ठीक है। ये जीवन में होता है स्टार्ट में। इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है और स्टार मार्क कब, ये तुमसे पूछा भी जाएगा। G2 में क्या हो जाता है कि अब वो तैयार हो गया है बकरा हलाल होने के लिए, तो अब हो जाता है वो G2 फेज, ठीक है। और G0 वो है सलमान भाई। सलमान भाई अभी मैं बताऊंगा कैसे है, पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। G1 फेज यानी गैप 1 फेज, फुल फॉर्म होता है गैप 1 फेज, यानी फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन होने से पहले होता है ये, ठीक है, सबसे पहले ये होता है। इसमें क्या होता है, सेल बड़ा किया जाता है, ठीक है, कि बेटा तुम कटने ही वाले हो, हलाल होने वाले, तो पहले बड़े हो जाओ, खा लो पी लो मिठाई रसगुल्ला खाओ, बड़े हो और फिर तुम्हारा काम किया जाएगा। तो पहले इसको बड़ा किया जाता है साइज में, फिर इससे आरएनए वारएनए बनवा के देख लिया जाता है कि हाँ भाई ठीक ठाक तो है, प्रोटीन वगैरह बनवा के देख लिया जाता है, हाँ ठीक है भाई सही है काम कर रहा है। जीवन फेज में सारी चीजें होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे जितने ऑर्गेनेल इसके होते हैं उसको डेवलप करने दिया जाता है। ये सारी चीजें जीवन फेज में चल रही हैं। देखो अब तुम देखो कि चेक पॉइंट है, ठीक है। चेक पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो जैसे तुम जीवन से जा रहे हो एस फेज में, ठीक है, जीवन से गए एस फेज में, तो ये हुआ जीवन, ये हो गया एस और ये हो गया G2। तो इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है, ठीक है। यहाँ रुक करके देखना पड़ता है कि एस में जाना है तो क्या ये चीजें हो गई हैं, मतलब ससुराल जाना है तो एक बार देख तो लो कि क्या क्या ले लिया है मैंने, नहीं लिया है। तो जीवन फेज से एस फेज जाने के लिए, एस फेज से G2 फेज जाने के लिए इनके बीच में चेक पॉइंट होते हैं, इसी को चेक पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। उस चेक पॉइंट पर क्या किया जाता है, अगर कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है मॉनिटर कर लो, एक बार देख लो, ठीक है, ताकि हम बनाए इस फेज में जाना है, वहां पर जाकर के सारी चीजें करनी है, तो अभी हम बदलवा लेंगे, अभी ठीक करा लेंगे, बाद में ठीक नहीं हो सकता, इसलिए जीवन फेज के चेक पॉइंट पर यहाँ पर देख लेते हैं। अब जीवन फेज हो जाता है कि हाँ भाई चलो सब ठीक है दुरुस्त है, ले चलो अब इसको इस फेज में, इस फेज में लेकर के आ गया। इस फेज का नाम होता है सिंथेसिस फेज। बहुत ध्यान से देखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनाना, सिंपल इतना जान। डीएनए लेके आए हैं हम बोलेंगे भैया देखो ये हम तुम्हें दे रहे हैं, सोना हम घर से लेकर आए थे, प्योर है बिल्कुल, इसका जेवर बना दो, ठीक है। तो सोने से सोने का जेवर बना दिया, क्योंकि हमें शादी करनी है, बाद में डिवीजन के पास पहुंचना है, तो ये जाता है एस फेज के पास। इसने क्या किया, सोने को लेकर के सोना बना दिया, जेवर से जेवर बना दिया, उसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कहां पर होता है, एस फेज में होता है। इसमें क्या हो गया, अब एक बात बताओ, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल ही हो जाएगा। जो लेकर के आया था एक नया बना दिया, उसी को देख करके बोला कि हाँ भाई ठीक है, इसको देख के मैं नया बना देता हूँ, डिट्टो सेम वैसा ही, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ता है। जैसे इसमें था मान लो 2 पेयर, इसमें था 46 क्रोमोजोम, इसमें भी रह जाएगा 46 क्रोमोजोम, ना बढ़ता है ना घटता है, बिल्कुल सेम होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, क्रोमोजोम नंबर सेम होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल जो हमने ऊपर पढ़ा ना, वो भी डबल हो जाते हैं, वो भी अलग अलग 2 हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा कहां हो जा रहा है, सिंथेसिस फेज में या एस फेज में होता है। अब 2 फेज हमने पार कर ली। अब आ जाते हैं तीसरे फेज में यानी G2 फेज में, गैप 2 फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। अब बकरा हलाल होने के लिए तैयार है, उसके पहले के खेल समझो। सेल प्रिपेयर हो जाता है माइटोसिस के लिए कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूं, ओवरऑल एक बार जरा झांक लेते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। तो स्पिंडल प्रोटीन जो होता है उसको बनाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये छोटे छोटे केमिकल है, जो रिक्वायरमेंट होता है ना, शेरवानी प्रोपी ये सब, तो ये सारी चीजें व्यवस्था करी जाती हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, जो बना करके दिया है सोनार ने इस फेज में, वो चेक किया जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है ना, कोई दिक्कत गलती वलती तो नहीं है, नहीं तो पता चले ससुराल पहुंच जाए और फिर वहां बेइज्जती हो जाए। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये चेक कर लिया जाता है, ठीक है। G2 फेज में चेक कर लिया जाता है कि हाँ भाई अब तैयार है, अब वहां जाकर के हम रिस्क नहीं ले सकते। वो सारी चीजें चेक करने के बाद चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं और वहां पर डीएनए को इंश्योर कर लिया जाता है कि हाँ भाई बिल्कुल कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अब इसको हम भेज सकते हैं। और जो ससुराल है वो कौन है, माइटोसिस। माइटोसिस यानी डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए हम इसको भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है ना, देखो मैंने इसका नाम G0 फेज को अभी पूछा गया था एग्जाम में, तो जब G0 फेज पूछ सकता है एसएससी, तो समझ लो कुछ भी पूछ सकता है। तो G0 फेज नाम से पता चला G0 या G0 कह देते हैं इसको, नाम से पता चला जीरो होगा भाई, इसमें कोई काम नहीं होता होगा, आलसी होगा। लेकिन आलसी नहीं होता ये सलमान भाई है। सलमान भाई इसलिए कि भाई साहब देखो ये शादी नहीं करना, इसको डिवीजन विजन नहीं करना। कहता है कि देखो भाई कुछ सेल ऐसे होते हैं जो जीवन फेज में जाते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं बंधवाना सेहरा, हमें नहीं करनी तैयारी, हम तो अपनी दुनिया में मस्त हैं,
अब ऐसा नहीं है कि वो शादी कर नहीं सकते थे, वो शादी कर सकते थे। वही बात यहाँ लिखा गया है कि सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है, कि वो एक्टिव हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करनी शादी भाई, हम सलमान भाई बनेंगे, फार्म हाउस बनवाएंगे, वहीं रहेंगे बस। तो ये क्या करते हैं, जीवन फेज में न जा करके वो जो सेल नए बने हैं वो चले जाते हैं जी नॉट फेज में, ठीक है। जी नॉट फेज का दूसरा नाम है क्वेश्चन फेज या रेस्ट फेज, विश्राम अवस्था, ठीक है, यानी वहां शांत बैठे रहते हैं, उनको नहीं होना है डिवाइड, ठीक है, सिंपल, इतना समझ गए। अब जो बच्चे डिवाइड होकर के G1 G2 G1S G2 फेज पार करेंगे, अब उनको भेजा जाता है माइटोटिक फेज में या एम फेज में। इसका दूसरा नाम क्या है, एम फेज। हमने देखा था ना, इंटर फेज पूरा खत्म हो गया, अब आ गया वो एम फेज में, ठीक है, एम फेज में। अब एम फेज में क्या होगा, अब होगा ओरिजिनल डिवीजन। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ओरिजिनल डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन सेल का यहीं पर होता है, ठीक है, और यहीं पर आकर के दो डॉटर सेल बनते हैं, दो नए नए सेल बनते हैं, ठीक है। और इसमें जो समय लगता है ये सिर्फ 10% का लगता है। तुम्हें पता है ना कि शादी की तैयारी करने में 6 महीने लगता है, लेकिन शादी सिर्फ 1 दिन में हो जाती है, सिंपल। तो माइटोटिक फेज जो होता है वो बिल्कुल 1 दिन में खत्म, 10% टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है। तो माइटोटिक फेज भी 2 चरण में होता है, जैसे पिछला वाला 4 चरण में हुआ, इसमें भी 2 चरण होता है। एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। कैरियो शब्द जहां भी आता है तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस शब्द जहां पर आता है, देखो बायोलॉजी पूरा का पूरा गेम ही यही है, पूरा पूरा गेम ही यही है। थोड़ा अंग्रेजी तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम शब्दावली समझ गए ना तो बाकी तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। कैरियो शब्द जहां भी आएगा ना तो कैरियो शब्द का मतलब समझ लेना न्यूक्लियस, और काइनेसिस शब्द जहां आएगा उसका मतलब होता है डिवीजन। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए तो वो कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटो तुम्हें पता है सेल, और काइनेसिस यानी सेल का डिवीजन। तो सेल का डिवीजन हो जाए तो वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। सेल के डिवीजन में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, तो दो नए नए सेल बन जाएंगे, सिंपल। तो माइटोटिक फेज में ये दो फेज होते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस देखो। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेज होते हैं, छोटे छोटे फेज हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फेज है। पी मैट ऐसे याद रख सकते हो, पी मैट, ठीक है, ऊपर में भी यहाँ लिखा होगा, इसको बस यहाँ याद रख लो, पीमेट। क्या नाम है इसका, पीमेट। कैरियोकाइनेसिस में पीमेट होते हैं। सबसे पहला फेज प्रो फेज, मैंने बोला था ना प्रो यानी पुराना, पहले वाला। तो प्रो फेज में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या कर देते हैं, हमें क्या करना है, ओवरऑल सेल का न्यूक्लियस का डिवाइड कराना। और न्यूक्लियस में क्या बैठा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या नाम है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो ऐसे 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 तार जैसा लपेटा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। तो उसको प्रोफेज में क्या कर देते हैं, इसको और ज्यादा घना एक जगह कर देते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, सारे को इकट्ठा कर दिया, कंडेंस कर दिया, ठीक है। और वहीं पर स्पिंडल फाइबर बनता है, जो स्पिंडल फाइबर ये धागे धागे हम देख रहे थे ना, जिससे इनको एक एक करके अलग करना है, ठीक है, तो वो धागे स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में प्रोफेज में बनते हैं। और यहाँ क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। ये 3 बातें यहाँ पर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। अब इतनी घटना घटने के बाद अब इनका गेट खुल चुका है, ये बाहर निकल चुके हैं, दरवाजा खुल चुका है, मेम्ब्रेन गायब, ये सारे इकट्ठे हैं यहाँ पर, तार आ गया है, तैयारी शुरू है। अब ये जाते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में जब ये पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक साथ लाइन में लग जाते हैं। यहाँ देखो चित्र में, ये प्रोफेज है, ठीक है। इंटरफेज में यहाँ तक आ गए सारे बन करके। प्रोफेज में क्या हो गया कि सारे ये क्रोमोसोम एक जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और ये बन गया स्पिंडल फाइबर। देख रहे हो क्या बन गया आपका, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, ठीक है। यहाँ स्पिंडल फाइबर बन गया है। इसी स्पिंडल फाइबर से क्या करेगा, मेटाफेज में जब आएगा तो इन सबको लाइन में, ये देख रहे हो सब लाइन में एक साथ खड़े हैं, तो लाइन से एक साथ खड़ा कर करके रख देता है। और तुम्हें मैं बता दूं, इसी मेटाफेज में अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे अच्छा क्रोमोसोम्स को कौन से फेज में देखा जाता है, तो मेटाफेज में देखा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन में खड़े रहते हैं सब, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज। इसके बाद ये पहुंचते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या हो जाता है, देखो मेटाफेज में एक लाइन में खड़ा कर दिया। कैसे एक लाइन में खड़ा किया, जो सेंट्रियोल था इन्होंने एक तार खींच दिया इससे, जिस तार का क्या नाम है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, फाइबर। ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से जोड़ दिया। तुम्हें मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, एक्स जैसा दिखता है, तो इसमें 2 डंडे जोड़े हुए हैं, इन दोनों को क्रोमैटिड्स कह देते हैं। एक क्रोमैटिड्स कह देते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेटाफेज के बाद से एनाफेज में जब जाते हैं तो एक एक क्रोमैटिड तोड़ करके, देखो एक पीला वाला ऊपर, एक पीला वाला नीचे खींच लेता है, एक ये गुलाबी वाला ऊपर, एक गुलाबी वाला नीचे, ठीक है।
ऐसे ऐसे करके अलग अलग क्रोमेटिड हो जाते हैं एनाफेज में। देख रहे हो आप, दो साइड हो गए। अब ये यहां से होने के बाद ये क्या हो जाता है, मामला थोड़ा सा, ये देख रहे हो बीच में से डेप्थ आ गया, गढ़ा आ गया, गड्ढा आ गया। ये पहुंचते हैं टिलोफेज में। टिलोफेज में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, देख सकते हो कि लगभग लगभग ये न्यूक्लियस तैयार है। लगभग लगभग ये न्यूक्लियस तैयार है, जिसमें अलग अलग ये क्रोमेटिड्स हैं। बाद में यही मिलजुल करके क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। देख रहे हो, टीलोफेज में पहुंच गए। टीलोफेज पहुंचने के बाद क्रोमेटिड्स जो है वो पोल पर पहुंच गए हैं, पोल के पास पहुंच गए हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब धीरे धीरे यहाँ पर रिफॉर्म करना शुरू कर देता है, और क्रोमोसोम थे वो अनकॉइल करना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म कहाँ कर देता है, टीलो मेम्ब्रेन, टीलोफेज में। ये देख सकते हो आप, धीरे धीरे हल्का हल्का सा मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया है। और इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, मैं आपको बताऊंगा। ये रहा साइटोकाइनेसिस। आप देख सकते हो साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, यहाँ तो न्यूक्लियस दो अलग अलग हो गए, यहाँ दो अलग अलग सेल बन गए। तो दो अलग अलग सेल बन गए तो इसको हम कह लेते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। देख लो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, यानी न्यूक्लियस के नाभिकीय विभाजन होने के बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, और इसमें दो तरीके से विभाजन होता है। एक तो हो जाता है क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो मतलब ये होता है कि सीधा सीधा ये हो गया, इसमें से दो हिस्से कट करके अलग अलग बन जाते हैं। और स्लेट सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, ये प्लांट सेल में होता है। क्लीवेज फरो जो होता है ये एनिमल में होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना। और ओवरऑल तुम क्या देखते हो कि दो जो है नए सेल बन करके तैयार हो जाते हैं। और क्रोमोजोम संख्या जो 2n था वो 2n का 2n ही रहता है, आधा नहीं होता। मतलब शुरू में 46 था, जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। डिप्लॉइड इसलिए कहते हैं कि जोड़े में क्रोमोजोम थे। इतना तो तुम्हें पता ही होगा, अगर जोड़े में है तो क्रोमोजोम, और अगर अकेले अकेले हैं तो हैप्लॉइड कह देते हैं। जोड़े में है तो डिप्लॉइड, अकेले हैं तो हैप्लॉइड। तो जितना था उतना का उतना क्रोमोजोम रहा, उसमें घटा बढ़ा कुछ नहीं, बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो गया, अनुवांशिक गुण को, स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इतनी बात समझ आ गई तो बोलो। अब थोड़ा सेल डिवीजन होता कैसे वो थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो मुख्यतः ये दो हिस्सों में होता है, दो तरीके से होता है, अच्छे से समझना। ठीक है, सेल डिवीजन में क्या हो जाता है कि सेल डिवाइड करके नए नए सेल बना लेता है। ठीक है, और जितने भी रिपेयर ग्रोथ की जरूरत होती है वो सबको आपस में ये कर लेता है। अगर हम बात करें क्यों होता है, ताकि ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। ठीक है, पीढ़ी आगे बढ़ सके। डेड सेल है उसको निकाल के खत्म कर सके, जो भी मृत कोशिकाएं हैं उनको खत्म किया जा सके। जो टिश्यू है जो तक खराब हो गए उनकी मरम्मत कर सकें। ठीक है, जो गैमिट है, गैमिट मतलब जैसे स्पर्म हो गया, जैसे एग हो गया, जो पार्ट भाग लेते हैं, जो जिसके वजह से कोई जीव जंतु बनता है, उसको हम गैमेट कह देते हैं। जो तुम ट्रांसफर करते हो एक मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, उसको। ये सारी चीजों को बनाने में सेल डिवीजन हेल्प करता है। ठीक है, अब सेल डिवीजन की बात करें तो मेनली तीन तरीके से होता है, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि ग्रोथ और रिपेयर में होता है, और ये क्या हो जाता है, सेम एज पेरेंट होता है। मतलब कि जितना क्रोमोजोम पेरेंट में था, जो नया सेल बनेगा उसमें भी उतना का उतना क्रोमोजोम होगा। ये जनरली सोमैटिक सेल में होता है। मैंने बताया ना, सोमैटिक सेल क्या होता है, वैसे सेल, वैसी कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, वो सोमैटिक सेल। ये बेचारे ब्रह्मचारी सेल होते हैं। मियोसिस सेल वैसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, गैमेट्स। गैमेट्स मतलब वही स्पर्म ओवम जो होते हैं उसको गैमेट्स कह देते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। तो उसके लिए मियोसिस का होना जरूरी है। मियोसिस क्या कर देता है कि जो क्रोमोजोम संख्या है उसको आधा कर देता है। साथ ही माइटोसिस में एक सेल से दो कोशिकाएं बनती है, म्यूसिस में एक कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है, ध्यान रखना है। और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है या जर्म सेल में होता है। एमाइटोसिस में ज्यादा नहीं जाना, बस इतना जानो कि सिंपल डिवीजन होता है, इसमें स्पिंडल का कोई बनना वनना नहीं होता है माइटोसिस में। और ये अनइक्वल भी हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। सिंपली ये यूनिसेलुलर में होता है, एक कोशिका जो जीव है उनमें होता है। इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, ये दोनों को हम डिटेल में जरा देख लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस को। माइटोसिस की बात करें तो जो हमने ऊपर सारा सिस्टम पढ़ा ना, बिल्कुल वही सारी चीजें होती है माइटोसिस। ठीक है, हम वापस रिपीट कर देते हैं। माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन या सम विभाजन, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बंटना। ये किस में होता है, सोमैटिक बॉडी में, यानी ब्रह्मचारी सेल्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सेल टूट करके या आगे डिवाइड होकर के दो नए नए सेल बना लेते हैं, बिल्कुल सेम साइज में, और सेम क्रोमोजोम नंबर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें तुमने देखा ना, जैसे ऊपर में क्या था, चार फेजेस थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सारी चीजें थी। तो उससे पहले जरा इंपॉर्टेंस जान लो। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए ताकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिपेयर, ये सब में हेल्प करता है। ठीक है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, जरा आगे देख लो।
मेनली इसमें भी दो ही स्टेज होंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में चार फेज, कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी पीएमएसी, पीमेट लिख सकते हो इसको, पीमेट। और पीमेट के बाद आ जाएगा साइटोकाइनेसिस, सेम वही जो मैंने आपको पढ़ाया। तो प्रोफेज में क्या था? क्रोमेटिन एक साथ कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के बाद क्या हो जाते हैं? सेम सेम सारी चीजें होती हैं, वो बिल्कुल सेम वही बात मैंने यहाँ पर लिखी गई है। माइटोसिस वाला सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, सेम साइटोकाइनेसिस होगा और ये सारी बातें हो जाएंगी। माइटोसिस का आउटकम क्या निकल के आएगा? दो नए सेल बनेंगे। डॉटर सेल जिसको हम कह देते हैं, डॉटर इसलिए कह देते हैं क्योंकि सन नहीं कह देते हैं, कह सकते हैं, बायोलॉजी में लोग खिलाफ है मजाक कर रहा हूँ। डॉटर सेल मतलब जो नए बने हैं उनको हम डॉटर सेल कह देते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम का संख्या सेम होता है माइटोसिस में, जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी होती है, आनुवंशिक स्थिरता बनी होती है। चलो मियोसिस की बात करें, मियोसिस समझना, ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, मतलब ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाएं जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रही हैं। कहां पर पाई जाती है? टेस्टिस में, ओवरी में, इनमें पाई जाती हैं। ये क्या कर देता है? एक सेल को चार में डिवाइड कर देता है, चार नए बनाता है, एक सेल से चार नए सेल। इसका जो गुणसूत्र है वो 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और इनका जो होता है हैप्लॉयड, मतलब आधा आधा होता है। जैसे मान लो इसका 46 है तो इनका 43 होगा, ये जोड़े में है तो ये जोड़े में नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जेनेटिक वेरिएशन को बनाए रखने के लिए, अनुवांशिक गुणों को बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है। ये कैसे होता है हम अभी देखेंगे। ये मियोसिस दो चरणों में होता है। पहला चरण में क्या होता है, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कह देते हैं या रिडक्शनल फेज कह देते हैं, और दूसरा जो होता है वो इक्वेशनल फेज होता है। यानी मियोसिस दो जो होता है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसे होता है, और मियोसिस वन जो होता है ये रिडक्शन होता है। कैसे होता है जरा समझना, मैं आपको बताऊंगा। मियोसिस वन में क्या हो जाता है कि जो क्रोमोसोम का संख्या वो आधा हो जाता है, पहली बात है, ठीक है। और मियोसिस दो में इक्वेशनल है, तो क्रोमोसोम का संख्या ऑलरेडी आधा हो गया, तो आधा का आधा ही रहेगा। इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि जो गैमेट्स बनते हैं ना, देखो तुम्हें मैं बता दूं, जो गैमेट्स बन रहा है, मान लो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, ओवम है, इन दोनों को मिलाएंगे तभी जाकर के फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो नया बेबी फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लो ये भी 2n होता, यानी तुम सोच के देखो, अगर इसका गुणसूत्र जोड़े में होता है, इसका भी गुणसूत्र जोड़े में होता, तो ये दोनों मिलते आपस में तो ऐसे 4n हो जाते, 4n हो जाते। तो जो बच्चा बनता उसका जो गुणसूत्र है वो 4n हो जाता, तो क्या वो बैलेंस रहता? नहीं रहता। हमें तो 2n ही रहना है, डिप्लॉयड ही रहना है, जोड़े में ही रखना है, चार का जोड़ा नहीं बनाना है। या 23 गुणसूत्र इसके होते हैं, 23 इसके होते हैं, तब ये 46 नहीं, सॉरी 46 इसके होते हैं, 46, तब इसके 92 गुणसूत्र हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसलिए क्या हो जाता है ना कि इसका गुणसूत्र का आधा होना जरूरी है। ये हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, तो ये n मिलेंगे तो वह 2n बना लेते हैं। जब बच्चा बनेगा तो 2n बन जाएगा। समझ आ गई बात। इसलिए इनका आधा होना जरूरी होता है। कुछ भी प्रकृति ने ना, नेचर ने ना ऐसे 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 नहीं सोचा है, सब कुछ बहुत सोचा समझा है बाबू। बहुत खूबसूरत चीजें, समझो हर चीज को। आ जाओ यहाँ देखो, कहाँ गया ये क्या हो गया? एक सेकंड। हाँ आ जाओ, वापस से आ जाओ। कहाँ थे हम? यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम मेंटेन करता है, क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने में हेल्प करता है अगली पीढ़ी में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन जो होने वाले हैं उसमें भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बता दिया कैसे आपकी मदद करता है ये। अब देखो मियोसिस वन को जरा हम समझते हैं। सेम है, पूरे डिवीजन में चार ही फेज होते हैं, पीमेट। क्या होते हैं? पीमेट, पीमेट, ठीक है। अब जरा एक बात बताना, अगर ये मियोसिस वन है तो इन सब में वन 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 लगा दिया है, सब में वन लगा दिया है, क्या गलती है इसमें बताना, ठीक है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझना। मियोसिस वन कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है? हमें क्रोमोसोम नंबर घटाना है, तो थोड़ी चीजें अलग होंगी। कैसे होंगी जरा देखना। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोफेज वन, स्टार मार्क कर लेना, यहां से सवाल बनेगा। प्रोफेज वन क्या हो जाता है? ये सबसे लंबा समय लेता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ होमोलोगस जो क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग क्या है कि भाई साहब, एक क्रोमोसोम आया मदर से, एक क्रोमोसोम आया फादर से, दो क्रोमोसोम है, एक्स एक्स मान लो, दो क्रोमोसोम है। तो ये दोनों जब क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं ना, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कह देते हैं, एक मदर से एक फादर से, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कह देते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। और इसको हम बाईवेलेंट भी कह देते हैं, जैसे दो क्रोमोसोम मिल गया तो बाईवेलेंट। या अगर ये
इसमें 4 क्रोमेटिड भी तो है, 2 क्रोमोसोम यानी 4 क्रोमेटिड, इसको हम टेट्राड भी कह देते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा कहां पर हो रहा है? प्रोफेज 1 में हो रहा है। ठीक है, और यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? देखो, मान लो 2 सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब कि मान लो ये क्रोमेटिड है, यहां आ जाओ, यहां मैंने लिखा होगा सब कुछ। हाँ, यहां देखो, ये हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम हो गए, इनको अलग करो। ठीक है, मान लो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। ठीक है, या इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ए ए बी बी। ठीक है, अब ये एक डंडा, ये एक डंडा, दोनों सेम सेम है ना, ए तो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक डंडा, ये एक डंडा, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम सेम है ना, तो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर मान लो एक डंडा ए का और एक डंडा बी का, ये दो अलग अलग मिलकर के बनाए, तो ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब अलग अलग, आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए तो उसको हम क्रॉस ओवर कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर कह देते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। ये हम पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा ना, वहां पर जेनेटिक्स में आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं प्रोफेज 1 में। अब इनके बारी है कहाँ जाने की? मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 में जाते हैं जब सॉरी, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम हुए हैं वो इक्विटोरियल पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पर भी देखा था मेटाफेज में क्या हो रहा था कि इक्विटोरियल में आ रहे थे, मतलब सेंटर में सारे आ रहे थे, सेंटर में आ जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर क्या हो जाता है? ये जो क्रोमोसोम है, एक एक डंडिट को हमने क्या कह दिया? क्रोमेटिड्स कह दिया। जो सेंटर है ना, जिस पॉइंट पर ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कह देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या ज्वाइन हो जाता है? इससे ज्वाइन हो जाता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसी से आकर के जुड़ जाता है। इसके बाद जाता है एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है अलग अलग सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यहां पर देख लो, चित्र में ही देखो आप, यहां देखो, ये था पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा सेल डिप्लॉयड। यहां पर आए, यहां पर आप देख सकते हो सिनेप्सिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये सारा कहां हो रहा है? प्रोफेज 1 में हो रहा है। ठीक है, मेटाफेज 1 में क्या हो गया? ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए, ये सेल लेटा हुआ है, स्पिंडल फाइबर इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये है, एक लाइन में आ गए सारे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ने क्या कर लिया है? इसको जोड़ लिया है, इसको जोड़ लिया है, इसको जोड़ लिया। एनाफेज में क्या हो गया कि ये दोनों अलग अलग कर दिए, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गया। और टीलोफेज में क्या हो गया? बिल्कुल ऐसा हो गया। ये सारी बातें मैंने आपको मेटाफेज के लिए नहीं बताई थी, अब मैं माइटोसिस में नहीं बताई हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, और अंत में जो रिजल्ट निकल के आता है, 2 सेल बनते हैं और दोनों सेल में क्या होता है? हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कैसा? शुरू में क्या था? 2n था, और इनमें क्या हो जाते हैं? nn होते हैं। मतलब अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें 23-23 हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं दोनों सेल में। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ये वापस जाते हैं म्यूसिस में, म्यूसिस 2 में, क्योंकि हमें ओवरऑल 1 से 4 बनाने हैं। ठीक है, तो ये म्यूसिस 1 अभी एक ही स्टेप पूरा हुआ है, रिडक्शन करा दिया हमने, मतलब क्रोमोसोम को आधा कर लिया है और 2 सेल बना लिए। अब ये 2 सेल मिलकर के अलग अलग 2 और सेल बना लेते हैं, तो क्योंकि हमें देना ही को 4 है, तो बोला कि भाई साहब हम आपस में बना लेंगे, अब तुम मत आओ। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों सेल हो गए। अब वापस से इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन यानी म्यूसिस 2 यानी माइटोसिस। तो म्यूसिस 2 होता है, तुमसे कोई पूछ ले, वो बिल्कुल किसके जैसा होता है? माइटोसिस के जैसा। बताओ यहाँ से सेम, जैसे शुरू में इन दोनों का क्रोमोसोम कैसा है? n है, बाद में भी क्रोमोसोम जो ये बनेंगे 4, इन सबका क्रोमोसोम कैसा होगा? n होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं हुआ। साथ ही तुम यहाँ पर देखो, ये प्रोफेज हुआ, प्रोफेज 2, यहाँ पर सारे कंडेंस हुए एक साथ, यहाँ पर क्रोमोसोम आ गए, यहाँ पर भी क्रोमोसोम आ गए सारे। मेटाफेज में क्या हो रहा था? वो सेंटर में आ रहे थे, यहाँ भी सेंटर में आ रहे हैं। एनाफेज में क्या हो रहा था? वो टूट करके अलग अलग हो रहे थे, टूट करके अलग अलग हो रहे हैं। टीलोफेज में क्या हो रहा था? टूट करके अलग अलग हो गए, टूटे नहीं, मतलब ये देख रहे हो कि लगभग न्यूक्लियस तैयार है, इनका न्यूक्लियस तैयार है, और साइटोकाइनेसिस में जाकर के डिवीजन हो गया, सेलों का बंटवारा हो गया, और ये 4 अलग अलग सेल बना लेते हैं। म्यूसिस 2 में होता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो अब जरा देख लो म्यूसिस के आउटकम क्या होता है। 4 नए सेल बनते हैं हैप्लॉइड, क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, जेनेटिक वेरिएशन को बनाए रखता है, आनुवंशिक विविधता को बनाए रखता है वो। और क्या कहें, घबराना मत, जेनेटिक्स वाला मैं पूरा टर्म पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो। एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। दोनों के बीच अंतर देख ले, म्यूसिस और माइटोसिस के बीच में, म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 के बीच में, तो थोड़ा सा देख लो। म्यूसिस 1 में क्या हुआ
कि 2n से n हो गया, मतलब क्रोमोसोम संख्या आधी हो गई, लेकिन मियोसिस 2 में बिल्कुल सेम रही। इसको हमने रिडक्शनल नाम दिया, इसको हमने इक्वेशनल नाम दिया। इसमें क्या हो गया, पेयरिंग हुआ था, इसमें पेयरिंग कोई तरह का पेयरिंग नहीं हुआ। इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था, सब कहाँ हुआ था, प्रोफेज 1 में, इसमें नहीं हुआ। इसमें 2 हैप्लॉइड सेल बने और इसमें ओवरऑल 4 हैप्लॉइड सेल बने। समझ आ गई बात। म्यूसिस खत्म और ये हो गया लास्ट टॉपिक, क्रॉसिंग ओवर भी खत्म। आज की क्लास में इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो और अच्छे कंटेंट पढ़ने हैं तो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करते रहो। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे, कोई चीजें ले आकर दे दे तुम्हें यूट्यूब पर, तो मुझे आकर के बताना, या कहीं पर भी जो भी बच्चे पेड पढ़ रहे हैं वहां पर भी देख लेना आप। ठीक है, पढ़ते रहो, जल्दी मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, ख्याल रखो।